तो सबसे पहले देखते हैं एक्सेप्शन होता क्या है। एक्सेप्शन का अगर डिक्शनरी मीनिंग देखें, एक्सेप्शन मीन्स एबनॉर्मल कंडीशन। कोई भी कंडीशन जब प्रोग्राम में ऐसी कोई कंडीशन आ जाए जो एबनॉर्मल हो और उस प्रोग्राम को कंपाइल होने से या रन होने से, यानी कि कंपाइल टाइम या रन टाइम एरर दे, ठीक है, और एक्सेप्शन थ्रो करे, तो उसे हम एक्सेप्शन ही जावा में एक्सेप्शन बोलेंगे। यानी सिंपल अगर हम मीनिंग समझें तो एबनॉर्मल कंडीशन, किसी भी प्रोग्राम में एबनॉर्मल कंडीशन कोई अगर आ जाए तो उसे हम एक्सेप्शन कहते हैं। ठीक है, दूसरे अगर आप टेक्निकल टर्म में कहना चाहोगे तो एन एक्सेप्शन इज एन इवेंट दैट डिस्टर्ब द नॉर्मल फ्लो ऑफ द प्रोग्राम। ठीक है, अगर नॉर्मल फ्लो जो आपका चल रहा है, लाइन बाय लाइन कंपाइलेशन चल रहा है, उसको डिस्टर्ब कर रहा है, ठीक है, उसको आगे बढ़ने से रोक रहा है उस फ्लो को, तो वो एक्सेप्शन होता है। और आप कह सकते हो इट इज़ एन ऑब्जेक्ट विच इज़ थ्रोन एट रन टाइम। और एक्सेप्शन एक ऑब्जेक्ट भी होता है जो रन टाइम पे थ्रो होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप जनरल टर्मिनोलॉजी में समझ सकते हो उसको, एक्सेप्शन को। और एक्सेप्शन हैंडलिंग की अगर बात करें तो एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या है, तो एक्सेप्शन हैंडलिंग मीन्स प्रोसेस जिसमें हम एक्सेप्शन को हैंडल करते हैं। ठीक है, एक प्रोसेस है, एक तरीका है जिससे यूज़ करके हम एक्सेप्शन जो आए हैं हमारे प्रोग्राम में रन टाइम पे या कंपाइल टाइम पे, उसको हम हैंडल करेंगे। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग इन जावा इज़ वन ऑफ द पावरफुल मैकेनिज्म टू हैंडल द रन टाइम एरर्स। इसका बेनिफिट क्या है, सो दैट द नॉर्मल फ्लो ऑफ द एप्लीकेशन कैन बी मेंटेन। जो एक्सेप्शन, जैसे मैंने बताया कि नॉर्मल फ्लो को डिस्टर्ब कर रहा है, तो एक्सेप्शन हैंडलिंग उसका तरीका है कि जो नॉर्मल फ्लो उसको जो आगे बढ़ने से जो लाइन कंपाइलेशन में दिक्कत आ रही है, रन टाइम पे दिक्कत आ रही है, तो उसको मेंटेन करने के लिए, ठीक है, उस नॉर्मल फ्लो को मेंटेन करने के लिए जो हम यूज़ करते हैं तरीका, उसको हम बोलते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग। तो एक्सेप्शन और एक्सेप्शन हैंडलिंग का ये थोड़ा सा मतलब आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, कॉमन टर्म में एक्सेप्शन मीन्स एबनॉर्मल कंडीशन। किसी भी प्रोग्राम में जब प्रोग्रामिंग करते हो तो उसमें एबनॉर्मल कंडीशंस कुछ अकर हो रहा है तो एक्सेप्शन हो गया। और एक आप प्रोसेस या तरीका यूज़ करते हो उस एक्सेप्शन को हैंडल करने का या नॉर्मल फ्लो को मेंटेन रखने का, तो उसे हम एक्सेप्शन हैंडलिंग बोलेंगे। ठीक है, एक्सेप्शन हैंडलिंग हम हमेशा ज़्यादातर रन टाइम पे करते हैं। रन टाइम, जब प्रोग्राम को हम रन करते हैं, क्योंकि जब आप रन करोगे उसी टाइम तो पता चलेगा ना कहाँ पे एक्सेप्शन आ रहा है। जब प्रोग्राम लिखोगे उस टाइम तो पता नहीं चलेगा। ठीक है, कॉमन एग्जांपल अगर मैं आपको दूँ एक्सेप्शन का, तो अगर जब भी किसी भी नंबर को आप जीरो से डिवाइड करते हो तो क्या आएगा, किसी भी नंबर को आप जीरो से डिवाइड करते हो तो क्या आंसर आएगा, इनफाइनाइट। इन्फिनिटी है ना, उसका कोई डिवीज़न ही नहीं है। तो ये सारे, ये एक्सेप्शन का एक एग्जांपल है। तो इस तरीके का जब कंडीशन आए तो उसको हमें हैंडल करना पड़ता है प्रोग्राम में। जहाँ पे आपको लगता है कि हाँ ये हम इस टाइप का प्रोग्राम बना रहे हैं और इसमें एक्सेप्शन, ये प्रोग्राम हमारा एक्सेप्शन थ्रो कर सकता है, तो उस प्रोग्राम की हम कोडिंग उसी अकॉर्डिंगली हम कर लेते हैं और एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए कोड कर देते हैं उसमें। एक कॉमन एग्जांपल है कि एक्सेप्शन कौन कौन से हो सकते हैं, क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन, इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन, एसक्यूएल एक्सेप्शन, रिमोट एक्सेप्शन, एक्सेट्रा। बहुत सारे एक्सेप्शंस होते हैं, अभी हम आगे देखेंगे। एडवांटेज क्या है एक्सेप्शन हैंडलिंग का, तो कोर एडवांटेज ऑफ एक्सेप्शन हैंडलिंग इज टू मेंटेन द नॉर्मल फ्लो ऑफ द एप्लीकेशन। वही चीज़ें रिपीट हो रही हैं, मेन पर्पस ही एक्सेप्शन हैंडलिंग का कि जो नॉर्मल फ्लो है उसको हम मेंटेन रखें। और एक्सेप्शन नॉर्मली डिस्टर्ब द नॉर्मल फ्लो ऑफ द एप्लीकेशन, दैट इज़ वाई वी नीड एक्सेप्शन हैंडलिंग, and that is why we need to handle the exception occurred at the runtime। अगर एडवांटेज आपको, या फिर 2 नंबर या 3 नंबर में क्वेश्चन जो शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं उसमें पूछ सकता है कि व्हाट इज़ एक्सेप्शन एंड व्हाट इज़ एक्सेप्शन हैंडलिंग, या फिर सीधा पूछेगा व्हाट इज़ बेनिफिट्स या एडवांटेजेस ऑफ एक्सेप्शन हैंडलिंग। तो आप ये चीज़ों को लिख सकते हो। अब यहाँ पे एक एग्जांपल है, आप देखिए, इस इसमें कुछ कोडिंग नहीं है बट एक समझने के लिए है
कुछ स्टेटमेंट्स हैं हमारे, कुछ प्रोग्राम, एक हमने प्रोग्राम बनाया जिसमें नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स 10 स्टेटमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और जो फिफ्थ स्टेटमेंट है वहाँ पे एक एक्सेप्शन आ जाता है। ठीक है, फिफ्थ स्टेटमेंट पे हमारा एक्सेप्शन आ जाता है। तो एक्सेप्शन का मतलब क्या है कि नॉर्मल जो फ्लो यहाँ पे चलना चाहिए कि 4 के बाद फिफ्थ रन होना चाहिए, फिफ्थ के बाद सिक्स्थ स्टेटमेंट रन होना चाहिए, और फिफ्थ पे एक्सेप्शन आ जाता है तो सिक्स्थ रन नहीं करेगा, है ना, नॉर्मल फ्लो यहाँ पे जो है डिस्टर्ब हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब है कि सिक्स टू टेंथ वाला जो स्टेटमेंट्स हैं, ये जो स्टेटमेंट में जो भी कोड होगा यहाँ पे वो रन नहीं करेगा। ठीक है, तो ये आप समझ सकते हो कि एक्सेप्शन का ये डिसएडवांटेज है। मतलब एक्सेप्शन आ जाने के बाद जो बाकी आगे जो प्रोसीडिंग स्टेटमेंट्स हैं वो रन नहीं करेंगे, इसलिए हमें एक्सेप्शन को हैंडल करना पड़ता है अपने प्रोग्राम में। अगर हम चाहते हैं कि इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट्स ये भी रन हो, तो हमें एक्सेप्शन जो आया स्टेटमेंट 5 पे उसको हमें हैंडल करना पड़ेगा। तो ये बैकग्राउंड मैं अभी बता रहा हूँ एक्सेप्शन और एक्सेप्शन हैंडलिंग का। इसके जो एग्जांपल्स हैं प्रोग्रामिंग में हम कैसे यूज़ करते हैं, एक्सेप्शंस को कैसे थ्रो करते हैं, वो अभी मैं आगे बताऊंगा। तो इसमें सबसे पहले आप समझिए कि हायरार्की ऑफ जावा एक्सेप्शन क्लासेस। जावा एक्सेप्शंस के क्लासेस होते हैं, उसकी हायरार्की क्या होती है। तो सबसे पहले जो मेन पेरेंट क्लास कह सकते हो आप या बेस क्लास कह सकते हो, थ्रोएबल होता है। क्योंकि अगर जिसको विजिबल नहीं होगा ना, आप स्क्रीन को जूम कर सकते हो अपने डिवाइस पे। थ्रोएबल क्लास होता है, इसके दो सब क्लासेस हैं, एक्सेप्शन एंड एरर। ठीक है, एक्सेप्शन एंड एरर। एक्सेप्शन में इसके सब टाइप्स हैं, इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन, एसक्यूएल एक्सेप्शन, क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन, रन टाइम एक्सेप्शन। और रन टाइम एक्सेप्शन के फिर सब टाइप्स हैं। रन टाइम मतलब रन टाइम में कौन कौन से हो सकते हैं, अर्थमेटिक एक्सेप्शन, नल पॉइंटर एक्सेप्शन, नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन, और इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। ठीक है, देन फिर इसमें इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड के भी सब टाइप्स हैं, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन एंड स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। इसी तरीके से जैसे एक्सेप्शंस के ये सब टाइप्स और सब सब टाइप्स हैं, उसी तरीके एरर, एरर कौन कौन से हो सकते हैं, स्टैक ओवरफ्लो एरर, वर्चुअल मशीन एरर, और आउट ऑफ मेमोरी एरर। तो इस टाइप के एरर्स आ सकते हैं। तो ये आपको हायरार्की ध्यान में रखनी है कि किस क्लास के अंदर कौन सा सब क्लास है और कौन से सब क्लास के अंदर सब सब क्लास है। अगर टाइप्स की बात करें जावा एक्सेप्शंस की, तो मेनली दो टाइप्स के होते हैं, चेक्ड और अनचेक्ड। ठीक है, और जो एरर है वो टाइप नहीं है, बस हम इसको इंक्लूड कर लेते हैं एरर को। बट टाइप दो ही होते हैं, चेक्ड और अनचेक्ड एरर। किसी किसी जगह पे आप पढ़ोगे कि एरर को भी टाइप ले लिया है, किसी इंक्लूड कर लिया है कि ये भी एक्सेप्शन का टाइप है एरर। तो ये क्यों किया हुआ है, क्योंकि ओरेकल ओरेकल जो ओन करता है जावा को, उसने एक्सेप्शंस को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। बट मेनली आप ध्यान रखना चेक्ड और अनचेक्ड। अब इसमें डिफरेंस क्या है दोनों में, चेक्ड एक्सेप्शन और अनचेक्ड एक्सेप्शन। ठीक है, तो चेक्ड एक्सेप्शन मतलब द क्लासेस दैट डायरेक्टली inherit the throwable class except runtime exception and error are known as checked exception। वो क्लास हैं जो थ्रोएबल क्लास को डायरेक्टली इनहेरिट कर रहे हैं। मतलब क्या है, थ्रोएबल क्लास पेरेंट क्लास है, उसके जो डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शंस है, या आप जो भी बोलो, उसकी फंक्शनैलिटी को डायरेक्ट इनहेरिट कर रहे हैं जो क्लासेस। ठीक है, एक्सेप्ट किसको छोड़ के, रन टाइम एक्सेप्शन और एरर को छोड़ के, तो उनको हम चेक्ड एक्सेप्शन बोलेंगे। अब यहाँ पे देखिए हायरार्की में जो डायरेक्ट थ्रोएबल क्लास को इनहेरिट कर रहे हैं। ठीक है, कौन कौन से, आईओ एक्सेप्शन, एसक्यूएल एक्सेप्शन, क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन, डायरेक्ट इनहेरिट कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, इसमें बोला हुआ है कि रन टाइम एक्सेप्शन को छोड़ देना है। तो ये हो गया हमारे चेक एक्सेप्शन।
और अनचेक्ड एक्सेप्शन में वो क्लासेस जो रन टाइम एक्सेप्शंस को इनहेरिट कर रहे हैं, वो अनचेक्ड एक्सेप्शंस हो गए। जो रन टाइम एक्सेप्शन को इनहेरिट कर रहे हैं, रन टाइम एक्सेप्शन को कौन कौन इनहेरिट कर रहे हैं? ये रन टाइम एक्सेप्शंस को, ये सारे तो अनचेक्ड हो गए। ठीक है। और एरर, एरर में क्या है? एरर इज जो जिसे आप रिकवर नहीं कर सकते। ठीक है। कुछ एग्जांपल अगर आप देखें तो आउट ऑफ मेमोरी या वर्चुअल मशीन या असर्शन एरर। अगर आउट ऑफ मेमोरी हो गई, मेमोरी मेमोरी ख़त्म हो गई, तो उस एरर को आप रिकवर कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते हो ना। उसका तो एक ही तरीका है कि आप उसकी मेमोरी, उस डिवाइस की मेमोरी आप बढ़ाओगे। ठीक है, रैम बढ़ाओगे। दूसरी वर्चुअल मशीन एरर या असर्शन एरर। तो ये एग्जांपल है एरर के। यहाँ तक क्लियर है आपको? आप लोगों को कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं है ना? अब कुछ कीवर्ड्स हम यूज़ करते हैं जावा में एक्सेप्शन से रिलेटेड। जिन्होंने सी प्लस प्लस पढ़ा है वो रिलेट कर पाएंगे। ट्राई, कैच, फाइनली, थ्रो और थ्रोस, कॉमन 5 कीवर्ड्स हैं। चाहे आप सी प्लस प्लस पढ़ो चाहे जावा पढ़ो, ये कॉमन 5 कीवर्ड्स आपके एक्सेप्शन से रिलेटेड यूज़ होते ही होते हैं। तो ट्राई क्या करता है? द ट्राई कीवर्ड इज यूज टू स्पेसिफाई अ ब्लॉक वेयर वी शुड प्लेस इन एक्सेप्शन कोड। ठीक है। It means we can't use try block alone. The try block must follow by either catch or finally। ट्राई वर्ड से ही हमें समझ में आ रहा है कि किसी चीज़ को हम रन करने की ट्राई कोशिश कर रहे हैं, है ना। एक ट्राई ब्लॉक बनाते हैं और उसके अंदर हम एक कोड डाल देते हैं, ट्राई करो ये सही है कि नहीं है। सही है तो ठीक है, और नहीं है तो फिर उसको हम कैच करेंगे या फाइनली कीवर्ड से उसको जो भी आप दिखाना चाहते हो, डिस्प्ले करना चाहते हो एरर को, वो आप करोगे। ठीक है। तो जनरली हमारा ट्राई कैच बहुत कॉमन है। ट्राई और कैच, जहाँ ट्राई होगा वहाँ कैच ब्लॉक होगा। और कैच ब्लॉक इज़ यूज टू हैंडल द एक्सेप्शन। मान लो ट्राई ब्लॉक में आपने कुछ ट्राई किया, कोई कोड रन करने का, और वहाँ पे एरर आया, तो उसको हैंडल करने के लिए हम कैच यूज़ करते हैं। और इट मस्ट बी प्रिसीडेड बाय ट्राई ब्लॉक। वही जो ट्राई में आपने किया, तो इसलिए ट्राई होगा तभी साथ में ब्लॉक कैच ब्लॉक होगा, अकेले यूज़ नहीं हो सकता है। Then finally block is used to execute the necessary code of the program. It is executed whether an exception is handled or not. फाइनल कीवर्ड से फाइनली कीवर्ड बना है। ये आपको डिसाइड, जब आप यूज़ करते हो प्रोग्राम में, तो इससे आप पता लगा सकते हो कि जो हमारा एक्सेप्शन आया वो प्रॉपरली हैंडल हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है। जब एग्जीक्यूट हुआ तो वो बताएगा कि जो एक्सेप्शन था वो प्रॉपरली हैंडल हुआ या नहीं हुआ, ये फाइनली कीवर्ड बताएगा। देन थ्रो एंड थ्रोस। ठीक है। अब सबसे पहले ट्राई में क्या किया हमने? कोडिंग की, उसमें कोई एरर है तो कैच किया कैच से। ठीक है। और फाइनली से पता किया कि वो जो एरर कैच हुआ और उसको हमने हैंडल करने की कोशिश की, तो वो हैंडल हुआ कि नहीं हुआ। देन थ्रो और थ्रोज। थ्रो कीवर्ड एक्सेप्शन को थ्रो करने के लिए यूज़ होता है। ठीक है। कि अगर एक्सेप्शन आ गया तो उसको थ्रो करना है, यानी कि उस प्रोग्राम में से उसको थ्रो करना है, उस मेमोरी में से निकालना है। और थ्रोज यूज होता है टू डिक्लेयर द एक्सेप्शंस। इट स्पेसिफाई दैट देयर में अकर एन एक्सेप्शन इन द मेथड। इट डजंट थ्रो एन एक्सेप्शन, इट इज ऑलवेज यूज्ड विद मेथड सिग्नेचर। ये एक्सेप्शन को थ्रो नहीं करेगा। ठीक है। बट ये स्पेसिफाई करेगा कि कहीं पे एक्सेप्ट कोई मेथड है उसमें एक्सेप्शन अकर तो नहीं हो रहा है। ये 5 आपके मेन कीवर्ड्स हैं एक्सेप्शन में, जो आपको ध्यान रखना है। और एक्सेप्शन हैंडलिंग जो भी ये ब्लॉक 2 का यूनिट 4 है ना, ये जो अभी मैं करवा रहा हूँ ये ब्लॉक 2 में है ना। हाँ। इसमें से 10 जो भी मतलब हाईएस्ट मार्क्स के आपके क्वेश्चंस होते होंगे, उसमें एक क्वेश्चन जरूर आएगा एक्सेप्शन हैंडलिंग से रिलेटेड। ठीक है। तो आपको अच्छे से पढ़ना है, कोई इतना हार्ड नहीं है।
मैं कोशिश कर रहा हूँ आसानी से समझाने की। ये आपका देखिए इग्नू की बुक मेरे पास खुली हुई है, इसमें इतना डिटेल में नहीं है, लेकिन जब तक मैं उसका बैकग्राउंड नहीं बताऊंगा तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, इसलिए बैकग्राउंड मैं बता रहा हूँ। ठीक है, इसमें डायरेक्ट एक्सेप्शन दिया हुआ है और डायरेक्ट यूज़ करने के लिए दिया हुआ है ट्राई कैच, मल्टीपल एक्सेप्शन और फाइनली। बट इसके पीछे क्या है, कहाँ से आया, क्या इसकी हायरार्की है, वो सब जानना ज़रूरी है आपको। ठीक है, एक क्वेश्चन तो इसमें आप प्रीवियस ईयर के पेपर से आप देखोगे तो उसमें पता चलेगा कितने बार रिपीट हुआ है। अब एक एग्जांपल देखते हैं। यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है अभी तक जो बताया मैंने? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? तो एक एग्जांपल देखते हैं जिसमें हम ट्राई और कैच ब्लॉक यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तो सिंपल है, एक क्लास बनाया है जावा एक्सेप्शन एग्जाम्पल। अब कोई पूछेगा कि यहाँ पब्लिक क्यों लगा दिया? पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर है, इसको हम इनहेरिट बाद में अगर करेंगे, इनहेरिटेंस यूज़ करेंगे तो उसको ध्यान में रखते हुए पब्लिक लगा दिया, यानी पब्लिक क्लास है तो ये इनहेरिट इजिली हो सकता है। ठीक है, सारे इसके जो भी डेटा मेंबर मेंबर फंक्शन है सारे एसेसिबल होंगे, तो ये आप पब्लिक भूल जाओ। क्लास जावा एक्सेप्शन एग्जाम्पल, एक क्लास बनाया है, उसके अंदर मेन मेथड है हमारा ट्राई ब्लॉक। ट्राई लिखेंगे, कीवर्ड ट्राई लिखेंगे, देन इसकी बॉडी स्टार्ट होगी, जैसे इफ़ एल्स लिखते हैं ना, तो इफ़ में क्या होता है कि आपका पैरेंथेसिस होता है, इसमें पैरेंथेसिस नहीं होगा, सिंपली आप लिखेंगे ट्राई, इसकी बॉडी स्टार्ट होगी। ट्राई करेंगे हम, एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया इंटीजर टाइप का, और उसको उसमें डेटा दे दिया 100, 100 को डिवाइड करने की कोशिश किया 0 से। ठीक है, हमने 0 से डिवाइड करने की कोशिश की तो ये तो इन्फिनिटी आएगा, मैथमेटिकल एरर हो गया। अब उसको ये या ब्लॉक क्लोज कर दिया। नेक्स्ट जो लिखेंगे वो कैच करेंगे, यहाँ पे ट्राई किया तो कैच जरूर होना चाहिए, कैच विद इन यहाँ पे पैरेंथेसिस होगा। अब ये अर्थमेटिक रिलेटेड एरर आएगा ना, तो हम यहाँ पे लिखेंगे अर्थमेटिक एक्सेप्शन। और अर्थमेटिक एक्सेप्शन क्या है, हमारा एक क्लास है, बताया था ना वहाँ पे क्लास, सारे क्लासेस हैं। ठीक है, चेक्ड और अनचेक, तो उस अगर ये क्लास है तो इसका हम क्या बनाएंगे, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट बना दिया हमने। अब चाहे नेक्स्ट लाइन में लिख लो इसको, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन ई, ये अपने आप डिसाइड करेगा कि एरर क्या है। ठीक है, बट ये आपको डिसाइड यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि कौन सी क्लास में ये एरर किससे रिलेट करता है। अर्थमेटिक है तो अर्थमेटिक एक्सेप्शन लिख दिया आपने, एक ऑब्जेक्ट बना दिया और उसको प्रिंट करवा दिया उस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे ई। ठीक है, अब यहाँ पे एक्सेप्शन क्या आया, जब आउटपुट इसका आएगा तो एक्सेप्शन इन थ्रेड मेन जावा डॉट लैंग अर्थमेटिक एक्सेप्शन डिवाइड बाई 0, इसमें ऑटोमेटिक बता दिया कि ये डिवाइड बाई 0 किया हुआ है, ये एक्सेप्शन है। तो यहाँ पे क्या हुआ, इसके बाद की जो हमने कोडिंग की वो एज इट इज़ रन करेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आई, क्योंकि आपने जो एक्सेप्शन है उसको आपने कैच कर लिया और उसको हैंडल कर लिया यहीं पे। ठीक है, उसके साथ क्या करना है। अब रेस्ट ऑफ द कोड यहाँ पे देखो, अगर नेक्स्ट लाइन में हमने कुछ प्रोग्रामिंग की है तो एज इट इज़ उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो रन हो रहा है। ठीक है, तो ये फ़ायदा है एक्सेप्शन और एक्सेप्शन हैंडलिंग का। कोई एक्सेप्शन आया, आपको लग रहा है, डाउट है कि यहाँ एक्सेप्शन आ सकता है, उसको हैंडल कर लो आप। अगर आपको डाउट ही है कि एक्सेप्शन आ सकता है तो ये भी आपको पता होगा किस टाइप का एक्सेप्शन आपके प्रोग्राम में आ सकता है, तो वो चीज़ यहाँ पे क्लास, उससे रिलेटेड क्लास बना के ऑब्जेक्ट बना के इसको यहाँ पे प्रिंट करा दोगे। जब आप एग्ज़ाम में लिखोगे ना, सिंपल सिंपल एग्जांपल्स वहाँ पे लिखना, आप बड़े एग्जांपल्स लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल एग्जांपल्स लिखना, बस जो क्वेश्चन में पूछा है वो रिफ्लेक्ट होना चाहिए आपके प्रोग्राम में। अब और कौन कौन से कॉमन सिनेरियोज हैं जहाँ पे जावा एक्सेप्शंस हो सकते हैं? सबने अपना नाम एनरोलमेंट नंबर डाल दिया है चैट बॉक्स में? अच्छा, बेटर होता है। ठीक है, तो एक सिनेरियो हो सकता है जहाँ पे अर्थमेटिक एक्सेप्शन हो सकता है। अर्थमेटिक में कॉमन एग्जांपल क्या हुई बताया मैंने, ऊपर एग्जांपल भेजा, डिवाइड बाय 0। किसी भी नंबर को आप 0 से डिवाइड करते हो वो इन्फिनिटी होता है, और इन्फिनिटी है तो मेमोरी को जो है, जितनी भी मेमोरी है आप 10 GB लगा लो, 100 GB लगा लो, एक टाइम ऐसा आएगा वो मेमोरी पूरा, इन्फिनिटी है ना, लूप में चलता जाएगा वो, और मेमोरी ख़त्म हो जाएगी।
तो एक्सेप्शन है, उसको हैंडल करने की ज़रूरत है, वरना मेमोरी आउट ऑफ बाउंड हो जाएगा। देन सेकंड सिनेरियो है जहाँ पे नल पॉइंटर एक्सेप्शन हो सकता है। नल पॉइंटर एक्सेप्शन का क्या मतलब है, अगर किसी भी वेरिएबल में नल वैल्यू है और कोई ऑपरेशन उसमें हम परफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं तो नल पॉइंटर एक्सेप्शन थ्रो करेगा। कहने का क्या मतलब है, एक आपने वेरिएबल डिफाइन किया, ठीक है, स्ट्रिंग टाइप का एस, और उसमें नल डाल दिया, यानी कुछ नहीं है, नल है, और उसको आप उसका लेंथ चेक करने की कोशिश कर रहे हैं तो नल है ना, तो उसमें क्या एरर आएगा, नल पॉइंटर एक्सेप्शन। तो उसमें कुछ है ही नहीं, नल है, तो क्या चेक करेगा ये। एक सिनेरियो ऐसा भी हो सकता है जहाँ पे नंबर फॉर्मेट एरर, नंबर फॉर्मेट में ही गलती है। जैसे कि यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप का एस है हेलो और हेलो हाँ जी, सर, ये सिनेरियो मतलब क्या होता है? सिनेरियो सिनेरियो मतलब क्या होता है, ये तो इंग्लिश वर्ड है। सिनेरियो मतलब कौन कौन कब कब और किस टाइप के एरर आपके आ सकते हैं वो मैं बता रहा हूँ। सिनेरियो मतलब कंडीशंस, कहाँ कहाँ आपके हो सकते हैं, ओके सर। ठीक है। फिर ये टेक्निकल प्रोग्रामिंग वर्ड नहीं है, इंग्लिश वर्ड है सिनेरियो, ठीक है। चांसेस आप कह सकते हो ना, क्या कहाँ कहाँ चांसेस हैं, परिस्थिति। हाँ, सिचुएशन। सिचुएशंस। तो स्ट्रिंग यहाँ पे एक बनाया है, ये नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन की बात कर रहे हैं। एक स्ट्रिंग एस बनाया है, उसमें अगर स्ट्रिंग है तो डबल कोटेशन में हमें लिखना पड़ता है, तो ए बी सी यहाँ पे लिख दिया। और इंटीजर आई, एक आई बनाया है इंटीजर टाइप का, और उसमें हम क्या कर रहे हैं, इंटीजर डॉट पार्स इंट एस, एस यानी कि स्ट्रिंग को हम पार्सिंग कर रहे हैं, है ना, पार्स कर रहे हैं, जो टाइप कास्टिंग होती है उस तरीके से पार्स करना चाह रहे हैं हम स्ट्रिंग को नंबर में। तो नंबर में कैसे वो पार्स हो सकता है ना, स्ट्रिंग को नंबर में आप कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, तो वो आएगा नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन, ठीक है। एक मैं प्रोग्राम बड़ा इंटरेस्टिंग बताऊंगा आप लोगों को, और नेक्स्ट लैब में आप ध्यान दिलाना कि किसी भी, जैसे ए, आप इसी चीज़ के ऊपर आपको बताऊंगा। अगर आपने पार्स कर दिया, अगर ए यहाँ पे लिखा हुआ ए, ठीक है, यहाँ पे ए लेकिन स्ट्रिंग नहीं, कैरेक्टर ए, और ए को पार्स कर दिया हम इंटीजर में, तो क्या आउटपुट आएगा, सर उसका यूनिकोड का डिजिट। राइट, राइट। तो ये चीज़ें जो है ना, ये आपको ध्यान रखना है, वो एरर नहीं होता है, ऐसी चीज़ें भी होती हैं प्रोग्रामिंग में। जैसे ए शुरू होता है हमारा, स्मॉल ए शुरू होता है 65 से 91 तक, है ना, और कैपिटल शुरू होता है 97 से 122 तक, ऐसे ही कुछ होता है। तो अगर आप स्मॉल ए डाल देते हो कैरेक्टर में और उसको पार्स कर देते हो इंटीजर में, और उसको आउटपुट आप देखोगे तो 65 आएगा। इस तरीके के क्वेश्चंस, लॉजिकल क्वेश्चंस भी आते हैं कई बार एग्जाम में। इसमें नहीं आएगा, इग्नू एग्जाम में नहीं, बट अगर आप कुछ नेट का या गेट का ये सब कुछ एग्जाम देते हो तो उसमें आता है। और उल्टा भी कर सकते हो आप, अगर उल्टा आप लिखते हो 66 लिखते हो इंटीजर में और उसको पास कर देते हो कैरेक्टर में, तो 66 का क्या आएगा, बी आएगा। इस तरीके से भी होता है। और दूसरा सिचुएशन या सिनेरियो बोल लो आप, क्या है, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड, ठीक है। ये एरे है, इंटीजर टाइप का एरे है, उसमें हमने साइज एलोकेट कर दिया 5, ठीक है, और न्यू यानी कि इसका ऑब्जेक्ट भी बना दिया। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ए को यहाँ पे 5 दे दिया हमने, ठीक है, और यहाँ पे कर रहे हैं 10, ए 10 इक्वल टू 50। यहाँ पे हाईएस्ट जो इसका इंडेक्स जो है वो 5 तक, 0 to 4 जाएगा, और हम इंडेक्स डाल रहे हैं ए 10, ए 10 कहाँ से आएगा, तो इंडेक्स वो है ही नहीं, है ना, उस कह सकते हो एड्रेस वो है ही नहीं। तो जहाँ पे एड्रेस नहीं है वहाँ पे कुछ स्टोर कराने की कोशिश कर रहे हो आप, यानी कि आपके पास स्पेस नहीं है, ठीक है, वहाँ पे आप कुछ रखने की कोशिश कर रहे हो, तो स्पेस एरर आएगा ना। तो उसी तरीके से एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। एनी डाउट यहाँ तक? अब ट्राई कैच ब्लॉक जो बताया उससे और एग्जांपल देखते हैं, और चीज़ों के और कीवर्ड्स जो हैं आपके, फाइनली और थ्रोस उसके साथ। तो ट्राई का तो आपने देख लिया, ट्राई हमेशा ट्राई के साथ कैच होगा,
ठीक है। कैच जब हम ट्राई तो सिंपली लिख के और हम उसका ये बॉडी स्टार्ट करके उस बॉडी में जो भी कोड करने की कोशिश करेंगे वो कोड यहाँ पे लिख देंगे। बट जब कैच लिखेंगे तो उसको पैरेंथेसिस में क्लास का नाम लिखेंगे और उसका एक ऑब्जेक्ट बना देंगे। ठीक है, या रेफरेंस आप बोल सकते हो उसको। और ट्राई और फाइनली के लिए क्या होगा, ट्राई कैच का तो ये हो गया। ये आदर्श कुमार म्यूट कर लो अपना माइक। एक सेकंड सर। ट्राई और फाइनली में क्या होगा, ट्राई तो सेम होगा, फाइनली में भी इसमें पैरेंथेसिस नहीं होगा, सिंपल एक ऐसे ही करली ब्रेसेस वाला बॉडी इसमें देखेंगे। कैसे करते हैं आगे देखते हैं। कैच ब्लॉक को देखते हैं एक बार, ठीक है, काम कैसे करता है ना, इसके पीछे आप लॉजिक समझना बहुत ज़रूरी है कि काम कैसे करता है। जो ऊपर प्रोग्राम हमने किया उसको देखते हैं कि कैसे बैकएंड में उसने काम किया। इंटीजर टाइप का हमने डेटा लिया, उसको डिवाइड कर दिया 0 से। ठीक है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ एक्सेप्शन का एक एक्सेप्शन आएगा, एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट में जाएगा। ठीक है, जो हमने वहाँ पे अर्थमेटिक एरर एक्सेप्शन पे जो लिखा था हमने। अब यहाँ पे देखेंगे कि क्या वो हैंडल हुआ एक्सेप्शन। अगर हुआ तो बाकी कोड एक्सिक्यूट हो जाएगा। ठीक है, अगर नहीं हुआ तो एक्सेप्शन प्रिंट आउट एक्सेप्शन डिस्क्रिप्शन और प्रिंट द स्टैक ट्रेस, मतलब कहाँ पे एक्सेप्शन है मतलब जो भी आप लाइन नंबर होगा या कॉलम नंबर होगा। देन टर्मिनेट द प्रोग्राम। एक्सेप्शन हैंडल हुआ, हमारा तो मोटो यही है ना, एक्सेप्शन हैंडलिंग के थ्रू एक्सेप्शन को हैंडल करें और बाकी का कोड उस पर इफेक्ट ना पड़े, बाकी का कोड भी रन हो जाए। लेकिन अगर बाकी का कोड रन नहीं हो रहा है, नहीं एक्सेप्शन आपने हैंडल नहीं किया है, एक्सेप्शन हैंडल नहीं हुआ, तो क्या होगा, तो टर्मिनेट करना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो ये फ्लो है कैसे एक्सेप्शन हैंडल, एक्सेप्शन आया तो उसको कैसे हैच कर रहा है, कैच कर रहा है, और हैंडल हो रहा नहीं हो रहा, वो फाइनली वो जो है वो डिसाइड करेगा ना कि एक्सेप्शन हैंडल हुआ नहीं हुआ। हुआ तो ठीक है, बाकी कोड रन कर जाएगा, नहीं हुआ तो टर्मिनेट कर जाएगा। अब क्या प्रॉब्लम हो सकती है अगर हम एक्सेप्शन हैंडलिंग यूज ना करें। ठीक है, तो एक एग्जांपल वही है, एग्जांपल देखो, सेम एग्जांपल। ठीक है, ये हमें पता है कि एरर थ्रो कर सकता है, लेकिन हमने यहाँ पे हैंडलिंग नहीं की, एक्सेप्शन को हैंडल नहीं किया। तो यहाँ पे क्या आएगा, एक्सेप्शन इन थ्रेड मेन, ये आएगा डिवाइड बाय 0। एक्सेप्शन तो इसने बता दिया बाय डिफॉल्ट, बट ये बाकी का कोड रन नहीं करेगा क्योंकि हमने हैंडल ही नहीं किया इस एक्सेप्शन को, हमने बताया ही नहीं कि एक्सेप्शन है और बाकी का कोड कैसे रन होगा वो। ठीक है, और इसी चीज़ का सॉल्यूशन जो है एक्सेप्शन हैंडलिंग का, अभी ऊपर एग्जांपल बता ही दिया। बस उसके आगे जहाँ पे लगता है कि एक्सेप्शन हो सकता है वहाँ ट्राई लगा दो और उसको कैच कर लो, उसको प्रिंट कर दो। ठीक है, सर एक क्वेरी थी, हाँ अगर कोई प्रोग्राम है वो इनफाइनाइट लूप में चला गया, ठीक है सर, तो हाँ। हमने उसको क्लोज नहीं किया, वो हमारी कंप्यूटर की सारी मेमोरी सारी भर गई, ठीक है सर। हम्म, तो जैसे हम उसको प्रोग्राम को क्लोज करेंगे बाद में मेमोरी फिल होने के बाद, तो क्या जो हम्म। हमारी मेमोरी रेस्ट ऑफ द मेमोरी थी वो वापस आ जाएगी कि वो फुल हो जाएगी? नहीं नहीं, तो मेमोरी तो डायनेमिक मेमोरी होती है ना। फुल तो उस टाइम पे रन टाइम पे हुई ना, जैसे प्रोग्राम को क्लोज करोगे तो फिर से इनिशियलाइज हो जाएगी मेमोरी। ओके। जो मेमोरी रैम में, बेसिकली रैम में काम होता है ये, है ना। रैम जो आपका है वो डायनेमिक मेमोरी, रन टाइम पे जो भी काम हो रहा है वो रैम का स्पेस लेगा। जैसे कई बार आप क्या करते हो, कंप्यूटर ऑन किया और आप रिफ्रेश करते हो, है ना, ऐसे यस रिफ्रेश सर। करते हो ना। तो कई यस बार आपने देखा होगा स्लो कंप्यूटर भी थोड़ा फास्ट हो जाता है, फिर ठीक हो जाता है, चलने लग जाता है ना कर्सर वर्सर। यस सर। तो रिफ्रेश क्या काम करता है कि जो भी आपका काम रैम में सेव हुआ है अभी तक, और अगर उसको हार्ड ड्राइव में जाना है तो रिफ्रेश करने के बाद वो अपने जगह पे चला गया। या नहीं भी जाना है, अगर एलोकेट करके रखा हुआ है कुछ स्पेस को, तो वो फ्री हो गया रिफ्रेश करने के बाद। इसी तरीके से जब आप प्रोग्राम को रन करते हो, कंपाइल करते हो और फिर रन होता है, तो उसी टाइम वो एलोकेट कर लेता है अपने मेमोरी को। ठीक है, क्योंकि उसमें भी क्या होता है, रैम में वो बने होते हैं ना बहुत सारे, आपने पढ़ा होगा उसमें, अगर
स्टैक और ये सब अगर थोड़ा बहुत आप लोगों ने पढ़ा होगा, उसमें एड्रेस होते हैं और छोटे छोटे बॉक्सेस होते हैं कि कौन सा एड्रेस, कौन सा लोकेशन है। जैसे कमरे आप बोल सकते हो, छोटे छोटे कमरे बहुत सारे हैं, है ना, लाखों कमरे हैं उसमें, और हर मेमोरी कमरे, ब्लॉक। हाँ मेमोरी ब्लॉक, तो उसमें एड्रेस है। तो कहाँ से कहाँ तक उसको एलोकेट करना है वो कंपाइल टाइम पे डिसाइड हो जाता है और रन टाइम पे वही उसी को ऑक्यूपाई करता है। ठीक है, आप ओके। जैसे अपने कंप्यूटर में ऐसे चेक कर सकते हो, टास्क मैनेजर ओपन कर सकते हो ना आप। तो यहाँ पे ये पूरा मेमोरी का दिखाता है कितना ऑक्यूपाई हो रहा है। ये देखो, आप इस तरीके से देखो इसको, है ना, इससे थोड़ा आइडिया लगेगा कि मतलब ये मान लो ये रैम है पूरा, और ये इतना भी इन यूज में है, ये वाला पोर्शन, ये पोर्शन अभी खाली है। ठीक है, अब जैसे कुछ और इसमें काम करोगे, कुछ और ऑपरेशन चला दोगे, तो बाकी भी यूज होने लग जाएंगे। तो ये समझने के लिए मैं बता रहा हूँ। तो इसी तरीके से वो डिसाइड हो जाता है कि कहाँ से कहाँ तक मेमोरी ब्लॉक कौन से ऑक्यूपाई होने वाले हैं। जैसे इनफाइनाइट लूप बंद करोगे, इनिशियलाइज हो जाएगा फिर से। तो ये आपका यहाँ तक हो गया। ट्राई कैच ब्लॉक समझ में आ गया आप लोगों को? यस। अब नेक्स्ट है हमारा मल्टीपल एक्सेप्शंस। तो मल्टीपल एक्सेप्शंस में क्या होता है? मल्टीपल कैच ब्लॉक, अ ट्राई ब्लॉक कैन बी फॉलोड बाय वन और मोर कैच ब्लॉक। जैसे इफ एल्स लेटर होता है ना, इफ एल्स, ठीक है। तो इस तरीके से आप ध्यान रख सकते हो कि ट्राई भी वैसे ही है ना। इफ ट्राई काम क्या कर रहा है? इफ, इफ अगर ये एरर है तो वहां पे कैच कर लेगा उसको, ठीक है। तो यहाँ पे ट्राई ब्लॉक में मल्टीपल कैच ब्लॉक हो सकते हैं, एंड ईच कैच ब्लॉक मस्ट कंटेन अ डिफरेंट एक्सेप्शन हैंडलर। हर कैच ब्लॉक में आप इंडिविजुअली अलग अलग एक एक्सेप्शन हैंडलर वहाँ पे लिखोगे आप। सो इफ यू हैव टू परफॉर्म डिफरेंट टास्क एट द अकरेंस ऑफ डिफरेंट एक्सेप्शन, यूज जावा मल्टी कैच ब्लॉक। अलग अलग हमें लगता है कि एक्सेप्शन आ सकता है और अलग अलग टाइम पे हैंडल करना है अलग अलग तरीके से, तो मल्टीपल कैच ब्लॉक यूज करेंगे। इसमें कुछ पॉइंट्स क्या ध्यान रखने वाली बात है? एट अ टाइम ओनली वन एक्सेप्शन अकर, एंड एट अ टाइम ओनली वन कैच ब्लॉक इज एग्जीक्यूटेड। ये चीज़ ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं कि अगर आपने मल्टीपल कैच ब्लॉक यूज किया तो सब एक ही साथ रन हो रहा है, हैंडल हो रहा है। एक बार में एक ही एक्सेप्शन अकर होगा और एक बार में एक ही हैंडल होगा। हैंडल होगा मतलब एक ही कैच ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा। और ऑल कैच ब्लॉक मस्ट बी ऑर्डर्ड फ्रॉम मोस्ट स्पेसिफिक टू मोस्ट जनरल। जो मोस्ट स्पेसिफिक है, जो जैसे स्पेसिफिक मतलब जो हमारे क्लासेस ऑलरेडी बने हुए हैं, अर्थमेटिक, मेमोरी आउट ऑफ बाउंड, डिवाइड बाय जीरो, तो वैसे उस ऑर्डर में आपको लिखना होगा उसमें। एंड दैट इज कैच फॉर अर्थमेटिक एक्सेप्शन मस्ट कम बिफोर कैच फॉर एक्सेप्शन। स्पेसिफिक है ना, एक्सेप्शन क्या जनरल है, कौन सा एक्सेप्शन ये पता नहीं, लेकिन अर्थमेटिक एक्सेप्शन थोड़ा स्पेसिफिक है कि अर्थमेटिक एक्सेप्शन। तो अर्थमेटिक एक्सेप्शन को आप पहले लिखोगे, देन एक्सेप्शन को। तो जो स्पेसिफिक है वो पहले आप करोगे। अब फ्लो चार्ट इसका आप देख सकते हो यहाँ पे क्या है। ट्राई ब्लॉक को हमने एग्जीक्यूट किया, कोई एक्सेप्शन नहीं आया, एग्जीक्यूट कर दिया। बाकी एग्जीक्यूट स्टेटमेंट आउट ऑफ ट्राई कैच ब्लॉक, ट्राई कैच ब्लॉक के बाहर जो स्टेटमेंट्स है उसको रन कर दो। अगर एक्सेप्शन आ गया तो हम फाइंड अप्रोप्रिएट कैच ब्लॉक टू एग्जीक्यूट। कौन सा एक्सेप्शन आया है उससे अप्रोप्रिएट वो देखेगा कि कौन से कैच ब्लॉक में है। एक्सेप्शन वन, एग्जीक्यूट कैच ब्लॉक फॉर एक्सेप्शन टाइप वन, और ये दूसरा कैच ब्लॉक है टाइप टू के लिए, टाइप एन के लिए। तो मल्टीपल कैच ब्लॉक हो सकते हैं एक ट्राई के साथ। तो यहाँ पे जैसे एक्सेप्शन आया वो देखेगा कि ये किससे रिलेटेड है, उस पर जा, उस पर इसका कंट्रोल उस पर चला जाएगा और देन वो हैंडल हो जाएगा और फिर बाकी के स्टेटमेंट रन करेगा। तो ये फ्लो है, ठीक है, फ्लो चार्ट है। अब एग्जांपल इसका देखेंगे अगर हम मल्टीपल कैच ब्लॉक का। ये सिंपल क्लास है, इसे छोड़ दो। ट्राई ब्लॉक,
यहाँ पे क्या किया हुआ है, ये एरे है, उसका साइज इनिशलाइज कर दिया 5, और A5 पे हम स्टोर करवा दे रहे हैं डिवाइड बाई 0 को, 30 को डिवाइड कर रहे हैं 0, ठीक है। अब जैसे कि हमने अभी देखा कि कैच, एक ट्राई के साथ मल्टीपल कैच हो सकते हैं। एक कैच हमने लिख दिया अर्थमेटिक एक्सेप्शन ई, ठीक है, उसमें मैसेज दे दिया अर्थमेटिक एक्सेप्शन अकर हुआ है। दूसरा दे दिया एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन ई, उसमें लिख दिया एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड हो गया। तीसरा लिखा कैच, तीसरा कैच किया एक्सेप्शन हेलो सर। नॉट। हाँ जी। सर जो जैसे कि सी लैंग्वेज में वो होता था प्रिंट फिर इसको स्कैनअप, तो हाँ इसमें जावा में स्कैनअप का मतलब ये होता है सिस्टम आउट प्रिंट एल। नहीं नहीं, स्कैन अप का नहीं, प्रिंट ऐप का हाँ होता है। हाँ, प्रिंट टाइप का, और हाँ स्कैनअप का हाँ, मतलब ये कैच है। नहीं तो कैच कहाँ, ये तो स्कैन अप यूजर इनपुट तो इसमें हम ज़्यादा यूज़ करते ही नहीं है, इसका अलग तरीका है। अच्छा अच्छा। जैसे ओके। सी प्लस प्लस में सी आउट सी इन है, हाँ सी आउट प्रिंट करने के लिए, आउटपुट के लिए, और सी इन हाँ। इनपुट अब लेने के लिए। इनपुट ले करने के लिए। सी में है प्रिंट ऐप आउटपुट हाँ दिखाने के लिए, और स्कैन हाँ। ऐप इनपुट लेने के लिए। हम्म। तो इसी तरीके से जावा में जो है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट जो है वो प्रिंट दिखाने के लिए, और हाँ। इनपुट लेने वाला अभी मैंने नहीं बताया क्योंकि बहुत कम यूज़ होता है इसमें। ठीक अच्छा। है, वो जब अगर हम्म। टॉपिक में आएगा तो मैं बताऊंगा। अच्छा तो सर ठीक है, इसमें जितने भी अलग अलग एग्जाम्पल होते हैं सबके अलग अलग सिंटैक्स होते हैं, सिंटैक्स। नहीं, जिस चीज़ का एग्जांपल है उसका सिंटेक्स होगा। ये अच्छा। एक्सेप्शन हैंडलिंग के एग्जांपल इसलिए ट्राई कैच ब्लॉक यूज़ कर रहे हो। ओके सर ओके। तो दो तो हमने ये सोच लिया कि ये जो एरर है अर्थमेटिक हो सकता है या इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड हो सकता है, तो दो तो कैच हमने अपने हिसाब से लगा दिया। और समझ में नहीं आ रहा कि और क्या एरर हो सकता है, अगर ये इसमें से दोनों नहीं हुआ तो एक हमने जनरल एक्सेप्शन लगा दिया ई, और इसमें हमने लिख दिया पेरेंट एक्सेप्शन अकर। ठीक है, तो अगर ये एक्सेप्शन इससे मैच होगा पहले वाले कैच से तो ये रन कर जाएगा, दूसरे वाले का अगर मैच होगा तो दूसरा वाला, अगर दोनों में से किसी का मैच नहीं होगा तो ये वाला। तो अभी जो एरर है ये क्या है, डिवाइड बाय जीरो, और डिवाइड बाय जीरो किस में आता है, अर्थमेटिक। तो यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा, अर्थमेटिक एक्सेप्शन अकर्स। कोई डाउट? एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड नहीं आएगा ना इसमें, इसमें तो है A5 तो है, फिफ्थ लोकेशन पे ही स्टोर करवा रहे हैं। नहीं सर, ए अगर यहाँ फोर पे तक ही सी है ना। 0 to 4 उसको हम लिखेंगे, लेकिन लोकेशन तो वही होगा ना। हाँ ठीक है, नहीं नहीं ठीक है आपका। हाँ, टोटल 5 साइज दिया, 0 to 4 लोकेशन होगा, टोटल 5 स्पेस हो गए। और A5 दे रहा है यहाँ पे, है ना, A5 नहीं हो सकता, n-1 यानी कि 4 होगा, तो दोनों एरर आएगा। ठीक है, ऊपर वाला कैच कर लिया, हैंडल हो गया। दो दो एरर है ना इसमें, एक तो डिवाइड बाय जीरो भी हो गया और दूसरा जो आपने बताया एरे इंडेक्स ऑफ बाउंड। ठीक है, हाँ हाँ, दूसरा वाला रन करेगा। राइट राइट, सही। ठीक है, ये दूसरा एग्जांपल है, इसमें आप देखो क्या हो रहा है। इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड। और दूसरा कोई है क्या, सिर्फ एक ही एरर है इसमें, एक ही है। अब ट्राई कैच हमने बहुत समझ लिया है ना, अब तो क्लियर हो गया होगा हर तरीके से। अब फाइनली ब्लॉक का भी एक देख लेते हैं एग्जांपल। तो
Java finally block is a block used to execute important code such as closing the connection, etc. Java finally block is always executed whether an exception is handled or not. यही है ना, फाइनली में हम फाइनलाइज करेंगे कि एक्सेप्शन जो आया वो प्रॉपरली हैंडल हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। तो इसलिए इसमें कुछ नेसेसरी स्टेटमेंट्स होते हैं that need to be printed regardless of exception occurs or not, ठीक है। वो हमेशा एक्सेप्शन आया चाहे नहीं आया, फाइनली वाला जो फाइनली ब्लॉक के अंदर आपने डाला है वो रन करेगा, ठीक है। अब इसमें क्या है, प्रोग्राम कोड एक्सेप्शन आया नहीं आया तो रन हो गया, बाकी ब्लॉक ऑफ कोड आया तो एक्सेप्शन देखेंगे कि हैंडल हुआ, अगर हुआ तो क्या हमने हैंडल किया, हैंडल कर पाए नहीं कर पाए, नहीं कर पाए तो भी फाइनली वाले रन करेगा, कर पाए तब भी ये रन होगा। मतलब इसके अंदर जो हम लिख रहे हैं, अब इसमें नोट में क्या लिखा है, इफ़ यू डोंट हैंडल द एक्सेप्शन बिफोर टर्मिनेटिंग द प्रोग्राम जावा वर्चुअल मशीन एग्जीक्यूट्स फाइनली ब्लॉक इफ एनी। अगर हम हैंडल नहीं कर पाए एक्सेप्शंस को टर्मिनेट करने से पहले, प्रोग्राम को टर्मिनेट करने से पहले, तो जो जेवीएम है वो फाइनली ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेगा। तो हम फाइनली ब्लॉक अगर दोनों कंडीशन में रन हो ही रहा है, चाहे हैंडल हुआ नहीं हुआ, तो उसको हम यूज़ क्यों करें। तो फाइनली ब्लॉक इन जावा कैन बी यूज्ड टू पुट क्लीन अप कोड सच एज क्लोजिंग अ फाइल और क्लोजिंग कनेक्शन। जब हम फाइल को ओपन करते थे, फाइल हैंडलिंग में आपने पढ़ा होगा सी प्लस प्लस में या सी में, फाइल को जब वो ओपन करते तो एंड में क्लोज भी करना पड़ता था, है ना। मेमोरी को एलोकेट करता था, एलोकेट शुरू में होता था मेमोरी, और लास्ट में डी एलोकेट भी करना पड़ता था। उसी तरीके से फाइनली ब्लॉक का हम यूज़ कर रहे हैं टू क्लीन अप द कोड या टू क्लोज द फाइल, टू क्लोज द कनेक्शन। द इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट टू बी प्रिंटेड कैन बी प्लेस्ड इन द फाइनली ब्लॉक। ये एग्जांपल है, यहाँ पे एक डेटा है, उसको डिवाइड किया 5 से, प्रिंट कर दिया, तो यहाँ तो 5 प्रिंट हो जाएगा, कोई एरर नहीं है इसमें। कैच किया और नल पॉइंटर एक्सेप्शन कैच किया है, ई को प्रिंट कर दिया, देन फाइनली हमने ब्लॉक लिखा है, फाइनली ब्लॉक इज ऑलवेज एग्जीक्यूटेड, ठीक है। देन रेस्ट ऑफ द कोड, तो यहाँ पे क्या आएगा, सबसे पहले 5 आ गया, और 5 आने के बाद कैच कुछ किया नहीं क्योंकि कोई एरर था नहीं, तो डायरेक्ट फिर फाइनली पे चला गया, तो ये आ गया फाइनली ब्लॉक इज ऑलवेज एग्जीक्यूटेड। देन इसके बाद रेस्ट ऑफ द कोड। अब इसका आप मुझे बताओ कि इसका फ़ायदा क्या हुआ। बेनिफिट क्या हुआ इसका। आप में से बताओ कोई, फाइनली कीवर्ड यूज़ करने का बेनिफिट क्या हुआ। अब यहाँ पे इस प्रोग्राम में बताओ आप। सर इसका एक बार आउटपुट दिखाइएगा। नहीं आया समझ। नहीं सर।
नहीं, एक्सेप्शन प्रॉपरली हैंडल हुआ कि नहीं। देखो इसका सिंपल यहाँ पे मतलब है, फाइनली कब आ रहा है, कैच के बाद। ठीक है, ठीक है ना। अगर Yes, हमारा sir. हमारा जो फ्लो ऑफ कंट्रोल है प्रोग्राम का, वो ट्राई में तो आएगा ही आएगा, कैच में आएगा। और कैच प्रॉपरली ये ब्लॉक ऑफ कोड है, ये रन हो गया, उसके बाद ही तो फाइनली पे जाएगा ना। ठीक है, तो Yes, sir. फाइनली ये चेक करने के लिए कि क्या हमारा जो कैच ब्लॉक है उसने प्रॉपर काम किया कि नहीं किया। अगर काम करेगा, एक्सेप्शन की बात तो बाद में आई, अगर ये ब्लॉक ऑफ कोड रन किया है ना, चाहे इसने एक्सेप्शन हैंडल किया, चाहे यहाँ से कोई एरर दिया या कुछ भी, अगर ये प्रॉपरली ये जो ब्लॉक है नहीं लिखा हुआ है, अगर कोई इसी ब्लॉक में एरर आ गया तो यहीं से प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा ना। तो हम समझ जाएंगे कि यहीं पे कोई इशू है। और अगर इसमें कोई इशू नहीं है, एरर इसने पकड़ भी लिया क्या एरर है, क्या एक्सेप्शन है, और उसको यहाँ थ्रो भी कर दिया, ठीक है, यहाँ पे मतलब प्रिंट कर दिया, और तो अगर प्रिंट कर दिया उसके बाद नेक्स्ट उस पर आएगा, तो ये हमारा डिसाइड कर रहा है कि हाँ जो एक्सेप्शन था वो कैच हो गया। ठीक है, आ रहा समझ में, एक्सेप्शन कैच हो गया ठीक है, है सर। और वो नॉर्मल फ्लो यहाँ तक अब बाकी चीज़ें भी रन हो सकती हैं, क्योंकि यहाँ से बाहर आ गया ना, इस बॉडी के बाहर आ गया कंट्रोल, मतलब यहाँ तक सही प्रॉपरली काम हो गया है। एक्सेप्शन, वेदर यू हैव हैंडल्ड द एक्सेप्शन और नॉट, ठीक है, लेकिन उस एक्सेप्शन के बारे में मैसेज प्रिंट हमने कराया था, तो मैसेज प्रिंट हो गया और उसके बाहर हमने यहाँ पे आ गए हैं, यानी कि यहाँ तक जो भी कोडिंग है आपकी सही है। इस तरीके से आप समझ सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो दूसरा केस क्या है, ये इस केस में क्या था कि एक्सेप्शन जब अकर ही नहीं हुआ, इसमें एक्सेप्शन नहीं था ना कोई, तो अकर नहीं हुआ था। अब केस 2 हो सकता है कि जब एक्सेप्शन अकर हो रहा है लेकिन नॉट हैंडल्ड बाय द कैच ब्लॉक, फिर कैच ब्लॉक ने हैंडल नहीं किया, तो क्या होगा। ठीक है, अब यहाँ पे ट्राई ब्लॉक है, डिवाइड बाई 0 एक्सेप्शन आ गया। अब यहाँ पे कैच किया नल पॉइंटर एक्सेप्शन, जबकि है अर्थमेटिक एक्सेप्शन, है ना, अर्थमेटिक एक्सेप्शन है। ठीक है, फिर फाइनली ये इसमें लिखा है ऑलवेज एग्जीक्यूटेड। अब इसमें क्या होगा, यहाँ पे क्या है, इनसाइड द ट्राई ब्लॉक, वो तो प्रिंट हो गया, फाइनली ब्लॉक इज ऑलवेज एग्जीक्यूटेड। अब यहाँ पे एक्सेप्शन जो है आ गया, सबसे पहले आया इनसाइड द ट्राई ब्लॉक, ये ट्राई ब्लॉक वाला प्रिंट हो गया, उसके बाद हमारा जो एक्सेप्शन है उसके बाद है ना यहाँ पे, देन यहाँ एक्सेप्शन वाला आया, तो एक्सेप्शन अगर मिला तो कहाँ पे जाएगा, कैच ब्लॉक में, कैच ब्लॉक में गया, नल पॉइंटर एक्सेप्शन लिखा हुआ है और उसको यहाँ पे प्रिंट कराया हुआ है। ठीक है, लेकिन नल पॉइंटर एरर है क्या, ये तो अर्थमेटिक एरर है ना। हाँ, तो इससे बाहर आ गया कि ये नहीं मैच नहीं हुआ। अब बाहर आ गया तो फिर फाइनली ब्लॉक को एग्जीक्यूट कर दिया, तो फाइनली ब्लॉक इज ऑलवेज एग्जीक्यूटेड, जो भी आप मैसेज दोगे यहाँ पे, यानी कि इससे बाहर आ गया चेक होके। देन फिर देखा कि रेस्ट ऑफ द कोड हमें रन करना है, लेकिन रेस्ट ऑफ द कोड कब रन होगा, जब हैंडल करोगे इसको तभी रन होगा ना। तो इसलिए फिर अब एक्सेप्शन दिखा रहा है कि उसने जावा जेवीएम ने काम किया अपना, अब बोला कि डिवाइड बाय 0 एरर है। ठीक है, उसको हैंडल नहीं किया ना हमने, अकर हुआ लेकिन हैंडल नहीं किया। अगर हम यहाँ पे कर देते हैं अर्थमेटिक एरर और ये मैच हो जाता है कि हाँ अर्थमेटिक एरर है, तो फिर ये कोड रन होता। तो इससे क्या पता चलता है, आप हैंडल कर रहे हो चाहे नहीं कर रहे हो, फाइनली ये हमेशा रन होगा ब्लॉक। केस 3 देखो, when an exception occurs and is handled by catch block। यहाँ पे आ गया ना अर्थमेटिक एक्सेप्शन, अब हैंडल हो जाएगा,
तब भी रन करेगा ये, ठीक है। अब इससे इससे पहले वाले एग्जांपल में क्या था, पहले फाइनल ब्लॉक, फाइनली जो ब्लॉक है फाइनल ब्लॉक वो पहले रन किया था, उसके बाद फिर ये डिवाइड बाय जीरो एरर दिखाया था, है ना, क्योंकि हैंडल नहीं हुआ था। और साथ ही साथ हैंडल हो रहा है, मैच हो रहा है, इसलिए ये डायरेक्टली आ जाएगा पहले ये, देन फाइनली पे जाएगा, देन रेस्ट ऑफ द कोड। फिर यहाँ के फॉर ईच ट्राई ब्लॉक देयर कैन बी जीरो और मोर कैच ब्लॉक, ठीक है। अगर ट्राई के साथ कैच ब्लॉक नहीं भी लगाओगे तो जेवीएम जो ऑटोमेटिक कर सकता है। ऊपर वाले एग्जांपल में आपने देख लिया ना, कैच में मैच नहीं हुआ फिर भी उसने डिवाइड बाय जीरो एरर दिखाया, बट पूरे प्रोग्राम में एक ही फाइनली ब्लॉक होगा, ठीक है। द फाइनली ब्लॉक विल नॉट बी एग्जीक्यूटेड इफ द प्रोग्राम एग्जिस्ट either by calling system.exit or by causing a fatal error that causes the process to abort। जब बीच में ही यहाँ से अगर प्रोग्राम एग्जिट हो जाता है या ब्रेक कर देते हो या सिस्टम डॉट एग्जिट लगा देते हो तो फिर ये फाइनली ब्लॉक रन नहीं करेगा। तो ये मत समझना कि उस केस में भी आपका रन कर जाएगा, ठीक है। तो ये है आपका एक्सेप्शन हैंडलिंग का। कोई डाउट है आपको इसमें, आप पूछ सकते हो। कोई डाउट किसी को? तो सर हाँ जी बोलिए। मैं कह रहा हूँ जैसे कि मेरी 10 प्रॉब्लम है, ठीक है, तो 10 की 10 प्रॉब्लम जावा से क्लियर हो जाएगी? 10 के 10 अलग एग्जांपल हो गए, 10 के 10 अलग सिंटैक्स हो गए। आपने पहले सी या सी प्लस प्लस पढ़ा हुआ है कुछ? हाँ 10 के सी 10 प्लस सी। एग्जांपल। सिंटेक्स तो जो है वो जावा में हमेशा, आप ध्यान रखो, जावा की प्रोग्रामिंग हमेशा क्लास में होती है। क्लास हाँ मतलब ये क्लास के अंदर ही करते हैं हम, ठीक है। हाँ हाँ तो सिंटेक्स तो आप एक प्रोग्राम में आप लूप चला रहे हो तो लूप का सिंटेक्स अलग होता है, बट जो हाँ ओवरऑल जो क्लास वाला सिंटेक्स है, क्लास होगा उसके अंदर एक मेन फंक्शन होगा, वो तो सेम रहेगा। हाँ। तो फिर अलग कहाँ से हो गया? अच्छा जावा की लॉजिक पूरी चेंज होगा। चीज क्लास पे डिपेंड है? हाँ हाँ। अच्छा ओके ओके सर, फिर इसमें सिंटैक्स का तो कोई मतलब ही नहीं है। सिंटेक्स ही है ना, ये क्लास तो सिंटेक्स ही हो गया बस एक ही जावा। सिंटैक्स है ना इसमें? हाँ, बाकी अच्छा। अगर आप जो अंदर लॉजिक लगाओगे, आप अगर आप लूप चला रहे हो तो लूप का सिंटेक्स लगेगा, हाँ ठीक है। ओके। आप इफ एल्स का कर रहे हो तो इफ एल्स का सिंटेक्स लगेगा। बाकी सब जैसे बाकी चीज़ों में प्रोग्रामिंग होती है वैसे ही है। ठीक है ओके। बाकी जैसे सी और सी प्लस प्लस में हेडर फाइल इंक्लूड करना होता है, इसमें कोई हेडर फाइल इंक्लूड नहीं करना होता है। ओके सर। नेक्स्ट कौन सा ब्लॉक है आज? ब्लॉक 3 का यूनिट 1। आप अपना ना कॉन्टैक्ट नंबर दे देना एम्प्लॉय। नेक्स्ट क्लास के लिए ना मैं कुछ वो शेयर करूँगा आपको, जो सैटरडे को है ना लैब। हाँ, ईमेल ईमेल आईडी आप उसमें चैट बॉक्स में डाल दो। दिल्ली 1 है। चलो आप लोग, मल्टी थ्रेडेड प्रोग्रामिंग, इसमें है मल्टी थ्रेडिंग के बारे में, ठीक है। मल्टी थ्रेडिंग, तो मल्टी थ्रेडिंग में ये कुछ टॉपिक्स होंगे। थ्रेड क्या होता है, देन मल्टी थ्रेड क्या होता है, थ्रेड की प्रायोरिटीज़ कौन सी होती हैं, सिंक्रोनाइजेशन क्या होता है, ठीक है, और इंटर थ्रेड कम्युनिकेशन कैसे करते हैं।
मैं आप लोगों को अभी 10 मिनट टाइम दे रहा हूँ, या आप थोड़ा सा आप इसे पढ़ लो, ठीक है, फिर मैं स्टार्ट करता हूँ इसको। आप खुद थोड़ा बहुत अब इसके बारे में ओरिएंट हो जाओ। हेलो सर, हाँ जी। ये नीचे के दो टॉपिक 1.7 1.8 सॉरी 1.5 1.6 हाँ, क्या है? कौन कौन टॉपिक पढ़ना है अभी? सारे ही पढ़ने हैं, यहाँ से 1.2 से लेके 1.7 तक। अब शुरू से पढ़ना ओके शुरू करो ना, जितना भी आप कर लो 10 मिनट में, ठीक ठीक है। है। स्क्रीन में ऐसे शेयर रहेगी, ठीक है। तो ये जो यूनिट है, ब्लॉक 2 यूनिट 4, ये है मल्टी थ्रेडिंग इन जावा। मल्टी थ्रेडिंग जैसे एक्सेप्शन हैंडलिंग था, तो उससे पहले हमें समझना पड़ा एक्सेप्शन क्या होता है। उसी तरीके से मल्टी थ्रेडिंग से पहले हमें समझना पड़ेगा कि थ्रेडिंग और थ्रेड होता क्या है जावा में, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, ठीक है। तो अगर मल्टी थ्रेडिंग की बात करें तो एक प्रोसेस है ऑफ एग्जीक्यूटिंग मल्टीपल थ्रेड साइमल्टेनियसली, जैसे मल्टी प्रोग्रामिंग। और क्या क्या होते हैं, एक एक साथ जो मल्टीपल, एक ही सर्वर पे मल्टीपल लोग काम करते हैं, ठीक है, या एक ही मेमोरी पे मल्टीपल लोग काम करते हैं। या आप रियल टाइम एग्जांपल ले सकते हो, गूगल डॉक अगर आपने यूज़ किया हो, गूगल डॉक पे या गूगल एक्सेल, गूगल शीट्स होती हैं, वो एक साथ आप मल्टीपल यूजर्स उस पर काम कर सकते हैं। सेम टाइम पे आप डिलीट भी कर सकते हो, कुछ चीज़ें ऐड भी कर सकते हो सेम सीट पे, सेम कॉलम पे, बहुत सारी फंक्शनैलिटीज में। तो कह सकते हो साइमल्टेनियसली आप मल्टीपल यूजर्स को एक्सेस दे रहे हो सेम मेमोरी पे काम करने के लिए। तो उसी तरीके से मल्टी थ्रेडिंग जो है वो प्रोसेस है जिसके हेल्प से हम मल्टीपल थ्रेड्स को साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। अब थ्रेड को समझते हैं, थ्रेड क्या होता है। तो थ्रेड इज लाइट वेट सब प्रोसेस। थ्रेड एक सब प्रोसेस है, किस टाइप का है, लाइट वेट है, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ प्रोसेसिंग, या कह सकते हो कि थ्रेड इज अ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ प्रोसेसिंग, ठीक है। मल्टी प्रोसेसिंग एंड मल्टी थ्रेडिंग बोथ आर यूज टू अचीव मल्टीटास्किंग। अभी जो मैंने एग्जांपल दिया है गूगल डॉक का, वो मल्टीटास्किंग हो रहा है उसमें, है ना, मल्टीपल यूजर्स काम कर रहे हैं। तो मल्टी प्रोसेसिंग और मल्टी थ्रेडिंग दोनों एक, इससे हम अचीव कर सकते हैं मल्टीटास्किंग। हाउएवर वी यूज मल्टी थ्रेडिंग देन मल्टी प्रोसेसिंग बिकॉज थ्रेड्स यूज अ शेयर्ड मेमोरी एरिया, ठीक है। थ्रेड हमेशा शेयर्ड मेमोरी एरिया यूज करता है, दे डोंट allocate separate memory area, so saves memory and context switching between the thread takes less time than process। इसके बेनिफिट्स क्या हो गए? बेनिफिट्स हो गया, एक लाइट वेट है, ठीक है। बेनिफिट्स आप सुनो, थ्रेड का लाइट वेट है, शेयर्ड मेमोरी एरिया यूज करता है। शेयर्ड मेमोरी एरिया यूज करता है मतलब दे डोंट एलोकेट सेपरेट मेमोरी एरिया, इट सेव्स मेमोरी, मतलब इससे रिजल्टिंग, इसका रिजल्ट क्या निकल रहा है कि इट सेव्स मेमोरी। और क्या बेनिफिट है, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग बिटवीन द थ्रेड्स टेक्स लेस टाइम, मतलब टाइम भी कम लगता है, ठीक है। ये बेनिफिट्स हो गए थ्रेड्स के। अब मल्टी थ्रेडिंग जो यूज होती है वो कॉमनली कहाँ यूज होती है, गेम्स में, एनिमेशन में। एडवांटेजेस और क्या एडवांटेज जावा मल्टी थ्रेडिंग, ये थ्रेड्स के एडवांटेज बताया मैंने। जावा मल्टी थ्रेडिंग के एडवांटेजेस क्या हैं? इट डजेंट ब्लॉक द यूजर बिकॉज थ्रेड्स आर इंडिपेंडेंट एंड यू कैन परफॉर्म मल्टीपल ऑपरेशंस एट द सेम टाइम। You can perform many operations together, so it saves time. Threads are independent, so it doesn't affect other threads if an exception occurs in single thread। आप में से कितने लोगों ने गूगल डॉक पे काम किया है? गूगल डॉक, किसी ने काम किया गूगल डॉक पे? दिखाता हूँ उस तरीके से। मल्टीपल यूजर काम करते हैं सेम सीट पे, तो उसमें दिखा देगा किस यूजर ने किस टाइम पे क्या चेंज किया है।
कोई भी एक चीज़ खोल लो, गूगल सीट खोल लो, गूगल डॉक खोल लो, ठीक है। तो अब जैसे ओपन करोगे, एक तो यहाँ पे आएगा कि लास्ट एडिट कब हुआ है, इस पे आप क्लिक करोगे, इस पे क्लिक करोगे तो पूरी हिस्ट्री खुल जाएगी, किसने किस दिन क्या चेंजेस किए। यहाँ पे एक ही यूज़र ने किया है, तो ये कलर, यहाँ कलर दिखा रहा है ग्रीन कलर का, तो यानी कि उस यूज़र ने जहाँ भी किया, या कर्सर ले जाकर दिखाया किस यूज़र का ये चेंजेस है। मल्टीपल यूजर्स को बता देगा किस डेट को उसने क्या चेंजेस किए, ठीक है। उसको आप फिर से रिस्टोर भी कर सकते हो, वो चेंजेस आप चाहते हो कि वो सेम वर्जन हमारे पास रिस्टोर हो जाए, वो भी हो जाएगा। तो ये एक एग्जांपल है मल्टी प्रोसेसिंग, मल्टी थ्रेडिंग कह सकते हो, मल्टीटास्किंग का, ठीक है। And multitasking is a process of executing multiple tasks simultaneously. We use multitasking to utilize the CPU, ठीक है। मल्टीटास्किंग कैन बी अचीव्ड इन टू वेज, कौन कौन से, पहला मल्टी प्रोसेसिंग एंड दूसरा मल्टी थ्रेडिंग। मल्टी प्रोसेसिंग को हम बोलेंगे प्रोसेस बेस्ड मल्टीटास्किंग, और मल्टी थ्रेडिंग को बोलेंगे थ्रेड बेस्ड प्रोसेस मल्टीटास्किंग। ये मल्टी प्रोसेसिंग है, नाम से ही है ना, तो प्रोसेस बेस्ड मल्टीटास्किंग। इससे अचीव क्या हो रहा है, मल्टीटास्किंग, तो इसीलिए प्रोसेस बेस्ड मल्टीटास्किंग। ये थ्रेड बेस्ड मल्टीटास्किंग। सबसे पहले देखते हैं मल्टी प्रोसेसिंग यानी कि प्रोसेस बेस्ड मल्टीटास्किंग क्या है। Each process has an address in memory, or you can say each process allocates a separate memory area. Multiprocessing की बात हो रही है इसमें, process based multitasking। अब process is heavy weight। अब यहाँ पे क्या है, thread क्या है, लाइट वेट है। यहाँ पे देखो कंपैरिजन, थ्रेड लाइट वेट, और यहाँ पे था कि ये अलग अलग मेमोरी को एलोकेट कर रहा है, लेकिन थ्रेड क्या करेगा, सेम एड्रेस स्पेस को। ये हैवी वेट है, दोनों में कंपैरिजन आ सकता है, तो आप ध्यान रखना मल्टी थ्रेडिंग और मल्टी प्रोसेसिंग में। थ्रेड है वो है लाइट वेट, या कॉस्ट ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द प्रोसेस इज हाई, और ये कॉस्ट लो है, ठीक है। स्विचिंग फ्रॉम वन प्रोसेस टू अनदर रिक्वायर्स सम टाइम फॉर सेविंग एंड लोडिंग रजिस्टर्स, मेमोरी मैप्स एंड अपडेटिंग लिस्ट। और यहाँ पे क्या है, ये तुरंत कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग है, वो बहुत फास्ट है। अब इसमें देखो इसमें क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर प्रोसेसेस चल रहे हैं, प्रोसेस वन, प्रोसेस टू, प्रोसेस थ्री। प्रोसेस थ्री के पास सिर्फ एक टास्क है, प्रोसेस टू के पास दो टास्क है, प्रोसेस वन है एक, इसमें तीन टास्क है, तीनों आपस में साइमल्टेनियसली कनेक्टेड हैं। अब जैसे उसमें कुछ एक्सेप्शन हैंडलिंग में बताया था, ट्राई, कैच, फाइनली, थ्रो और थ्रोज, है ना। तो उसी तरीके से इसमें जावा थ्रेड क्लासेस होती हैं और मेथड्स होते हैं, तो देखते हैं क्या क्या होता है। एक मेथड होता है स्टार्ट, ठीक है। स्टार्ट क्या करता है, इट इज़ यूज टू स्टार्ट द एग्जीक्यूशन ऑफ द थ्रेड। जब थ्रेड को हमें एग्जीक्यूट करना हो तो स्टार्ट की मदद से हम उसे रन करेंगे, स्टार्ट करेंगे, यानी कि इनिशिएट करेंगे। देन सेकेंड रन, रन क्या करेगा, इट इज़ यूज टू डू एन एक्शन फॉर द थ्रेड। स्टार्ट कर लिया, फिर उसको रन किया। देन स्लीप, स्लीप मतलब इट स्लीप्स अ थ्रेड फॉर द स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ टाइम। स्लीप में यहाँ पर टाइम लिख देंगे विद इन ब्रैकेट कि कितने टाइम के लिए उसको स्लीप में डालना है। देन करंट थ्रेड, इट रिटर्न्स अ रेफरेंस टू द करंटली एग्जीक्यूटिंग थ्रेड ऑब्जेक्ट। कौन सा मल्टीपल थ्रेड्स होंगे तो कौन सा थ्रेड अभी करंट थ्रेड है वो बता देगा। ज्वाइन क्या करेगा, इट वेट्स फॉर अ थ्रेड टू डाई। गेट प्रायोरिटी, सेट प्रायोरिटी, गेट नेम, बहुत सारे इसमें मेथड्स हैं, आप देख सकते हो, इसका डिस्क्रिप्शन भी इसमें मिल जाएगा। रिज्यूम, स्टॉप, डिस्ट्रॉय, इज डेमन, सेट डेमन, इंटरप्ट, इज इंटरप्टेड, ये सारे आप देख सकते हो। ठीक है, तो 36 तो ये मेरे पास ही है, इसके अलावा भी बहुत सारे हो सकते हैं। तो जो लोग मल्टी थ्रेडिंग में काम करते हैं, इस पर्टिकुलर कुछ ऐसा बना रहे हैं मॉड्यूल जिसमें मल्टी थ्रेडिंग का यूज़ है, तो उनको ध्यान याद रहती हैं चीज़ें।
कि कौन सा मेथड है और किसका क्या काम है, उसको कैसे यूज़ करना है। अब लाइफ साइकिल देखें थ्रेड का, इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक, लाइफ साइकिल ऑफ अ थ्रेड, ठीक है, या आ सकता है स्टेट्स ऑफ थ्रेड या थ्रेड स्टेट्स। तो इसके होते हैं 5। पहला होता है न्यू, दूसरा एक्टिव, तीसरा ब्लॉक और वेटिंग, फोर्थ टाइम्ड वेटिंग एंड फिफ्थ टर्मिनेटेड। अब इसके हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं। न्यू क्या करता है, न्यू क्या करता है, वेदर अ न्यू थ्रेड इज क्रिएटेड, वेन एवर अ न्यू थ्रेड इज क्रिएटेड, जब भी हम क्रिएट करते हैं न्यू थ्रेड को, इट इज ऑलवेज इन द न्यू स्टेट। फॉर अ थ्रेड इन द न्यू स्टेट द कोड हैज नॉट बीन रन एट एंड दस हैज बिगन इट एग्जीक्यूशन। न्यू, जब भी हमारा नया थ्रेड क्रिएट होता है तो उसी से पता चल जाता है न्यू, अभी नया थ्रेड क्रिएट हुआ है, अब ये रन होगा, एग्जीक्यूट, इसका एग्जीक्यूशन अभी शुरू होगा। देन सेकंड है, सेकंड स्टेट हो गया एक्टिव, व्हेन थ्रेड इन्वोक्स द स्टार्ट, स्टार्ट मेथड का यूज करेंगे इसमें एक्टिव में, इट मूव्स फ्रॉम द न्यू स्टेट टू एक्टिव स्टेट। न्यू क्रिएट तो हो गया, अब उसको जैसे स्टार्ट करेंगे वो एक्टिव हो जाएगा, एक्टिव स्टेट में आ गया। द एक्टिव स्टेट कंटेन्स 2 स्टेट्स विद इन इट, पहला होगा रनेबल एंड दूसरा रनिंग। रनेबल मतलब रन हो सकता है, और दूसरा रन हो सकता है, तो अगर रन हो गया तो रनिंग स्टेट, ठीक है, ये आप पढ़ लेना बाद में, मैं इसको सेंड कर दूंगा। थर्ड स्टेट हो गया ब्लॉक्ड और वेटिंग, वेन एवर अ थ्रेड इज इनएक्टिव फॉर अ स्पैन ऑफ टाइम, परमानेंटली नहीं, मतलब टेम्परली अगर स्टॉप्ड है, देन इधर द थ्रेड इज इन ब्लॉक स्टेट और इन वेटिंग स्टेट, या तो ब्लॉक है वो कुछ टाइम के लिए, ठीक है, टाइम सेट करेंगे उसमें, या वेटिंग स्टेट में कि दूसरे थ्रेड का वेट कर रहा है। टाइम्ड वेटिंग, sometimes waiting for leads to starvation, for example a thread, मतलब टाइम्ड वेटिंग का कि एक थ्रेड, अगर हमारे पास 3 थ्रेड है ए बी सी, और ए में हमें करना है फॉर एग्जांपल एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म करना है, सी इक्वल टू ए प्लस बी, ठीक है, सी इक्वल टू ए प्लस बी, थ्रेड 1 थ्रेड बी थ्रेड, 3 थ्रेड है हमारे पास। तो थर्ड जो सेकंड थ्रेड है उसका काम है कि ए प्लस बी ऑपरेशन परफॉर्म करे, और पहले वाले थ्रेड का काम है कि दोनों को एक वेरिएबल सी वेरिएबल में स्टोर करे। तो थ्रेड 1 वेट किसका करेगा, कब तक वेट करेगा, जब तक ए प्लस बी वाला ऑपरेशन जिस थ्रेड में है उसमें ऑपरेशन कंप्लीट ना हो जाए, तब तक वेट करेगा, क्योंकि वहाँ से ए प्लस बी जब कंप्लीट होकर आएगा तभी तो वो सी में स्टोर करवाएगा। तो ये टाइम्ड वेटिंग है कि वेट करेगा अंटिल जब तक वो कंप्लीट ना हो जाए दूसरे थ्रेड में ऑपरेशन, ठीक है, जिसको इस थ्रेड को ज़रूरत है। देन टर्मिनेटेड, अ थ्रेड रीचेज द टर्मिनेशन स्टेट बिकॉज ऑफ फॉलोइंग रीजन, 2 रीजन के कारण टर्मिनेट हो सकता है। एक तो नॉर्मल हो सकता है, एक एबनॉर्मल हो सकता है। नॉर्मल मतलब व्हेन थ्रेड हैज़ फिनिश्ड इट्स जॉब देन इट एग्जिस्ट और टर्मिनेट्स नॉर्मली। एबनॉर्मल मतलब कोई एक्सेप्शन आ गया ऐसा कुछ, तो एबनॉर्मल टर्मिनेशन हो गया। अब यहाँ पे साइकिल देखो, न्यू है, उसको यहाँ पे स्टार्ट किया, ठीक है, स्टार्ट किया, स्टेट नहीं स्टार्ट होगा, यहाँ पे स्टार्ट किया, स्टार्ट में रनिंग में आ गया, तो 2 हो सकता है, रनेबल और रनिंग। रनेबल मतलब सीपीयू का वेट कर रहा है, जैसे सीपीयू इसको एलोकेट हो गया, रनिंग में चला गया, ठीक है। देन अब रन हो रहा है ये, और टर्मिनेट होगा, 2 तरीके से हो सकता है टर्मिनेट, एक तो नॉर्मल और एक एक्सेप्शनल। और यहाँ पे आप देखिए इससे रिलेटेड कितनी चीज़ें हैं, ब्लॉक हो सकता है ना, जो सीपीयू का वेट कर रहा है, और साथ में ये हो सकता है कि ब्लॉक कर रखा हो कुछ टाइम के लिए, या वेट कर रहा हो दूसरे रिसोर्सेज का, या टाइम हमने सेट कर रखा है इतने टाइम तक वेट करना है। तो सारे इस वाले जो मिडल वाले ना एक्टिव स्टेट, इसमें परफॉर्म होते हैं। एक्टिव स्टेट पे प्रोग्राम स्टार्ट होने के बाद और टर्मिनेट होने से पहले जो मिडल स्टेट है, इसमें सारी चीज़ें होती हैं।
अब इम्प्लीमेंटेशन ऑफ थ्रेड स्टेट, इम्प्लीमेंट कैसे होगा? थ्रेड स्टेट है, उसका इम्प्लीमेंटेशन हम कैसे करेंगे? इन जावा वन कैन गेट करंट स्टेट ऑफ द थ्रेड यूजिंग थ्रेड डॉट गेट स्टेट। जैसे अब मेमोरी का साइज पता करते हैं ना, साइज ऑफ और विद इन ब्रैकेट जो भी वेरिएबल है उसका साइज पता करना है। जैसे इंट ए कर दिया और उसका हमें साइज पता करना है कि ए का साइज क्या होगा, तो साइज ऑफ विद इन पैरेंथेसिस ए लिखेंगे तो साइज पता चल जाएगा। इसी तरीके से थ्रेड की स्टेट अगर हमें जानना हो कि किस स्टेट, करंट स्टेट क्या है उस थ्रेड का, तो हम लिखेंगे थ्रेड डॉट गेट स्टेट, ये मेथड का यूज़ करेंगे, ठीक है। और द जावा डॉट लैंग डॉट थ्रेड डॉट स्टेट क्लास, ये क्लास है, जावा मेन हो गया, इसके अंदर लैंग्वेज वाला लैंग है, देन थ्रेड, देन इसका एक सब क्लास है स्टेट। ये क्लास जावा का है, वो प्रोवाइड करता है कॉन्स्टेंट्स एनम टू रिप्रेजेंट द स्टेट ऑफ अ थ्रेड। इस स्टेट, थ्रेड के स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए ये वाली क्लास जो है वो हमारी यूज़ होती है, ठीक है। एक प्रोग्राम के थ्रू आपको बताता हूँ थ्रेड का कैसा यूज़ हो रहा है। एक हमने क्लास बनाया ABC और उसको इम्प्लीमेंट, रनेबल जो क्लास है उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। इम्प्लीमेंट किसको करते हैं? एक्सटेंड किसको करते हैं और इम्प्लीमेंट किसको करते हैं? एक्सटेंड क्लास को और इम्प्लीमेंट पैकेज। पैकेज। तो ये रनेबल एक पैकेज है जिसको हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और कौन से क्लास में ला रहे हैं उसके फंक्शनैलिटीज़ को, ABC क्लास में। एक अंदर हमने एक मेथड बनाया रन, ठीक है। रन के अंदर हमने एक ट्राई कैच ब्लॉक लगा दिया। ट्राई के अंदर हमने ये लगा दिया कि स्लीप 100 सेकेंड के लिए करवाया स्लीप, और कैच कर दिया इंटरप्टेड एक्सेप्शन, इंटरप्शन ही हो रहा है ना, स्लीप करवा दिया तो। देन इसको प्रिंट करा दिया, ये जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का यूज़ करके आई डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस, कहाँ पे है स्टैक वो प्रिंट करेगा ये। देन सिस्टम डॉट आउट प्रिंट कर दिया द स्टेट ऑफ थ्रेड T1 while it invoke the method join, ठीक है, ऑन थ्रेड T2, और ये स्टेट यहाँ पे प्रिंट कर दिया। अब देन फिर से एक ट्राई कैच ब्लॉक लगाया दूसरा, फिर स्लिप कर दिया 200 सेकेंड के लिए, फिर सेम काम किया यहाँ पे। उसके बाद एक क्लास बनाया जो थ्रेड स्टेट और रनेबल को इम्प्लीमेंट कर रहा है। इसके अंदर थ्रेड जो है क्लास, उसका ऑब्जेक्ट बनाया T1, थ्रेड स्टेट का बनाया OBJ, ठीक है। और यहाँ मेन मेथड हमारा यहाँ पे बन रहा है। अब मेन मेथड में हर चीज़ को इम्प्लीमेंट करेंगे, कंबाइन करेंगे। जो ऑब्जेक्ट है किसका है, थ्रेड स्टेट का, उसको हम कंस्ट्रक्टर बना दिए यहाँ पे। और T1 में हमने क्या किया, थ्रेड, और थ्रेड के अंदर ये जो OBJ है, यानी कि थ्रेड के अंदर पास कर रहे हैं थ्रेड स्टेट को। तो थोड़ा लंबा प्रोग्राम है, बस ये समझने के लिए है, आपको याद नहीं रखना है। अब समझो कि ये चीज़ें कैसी होती है मल्टी थ्रेडिंग। कॉम्प्लिकेट लगेगा आपको, दिखने में कॉम्प्लिकेटेड है ही वैसे भी, ठीक है। तो इस तरीके से इतना लंबा प्रोग्राम इसका अब देखो लिखना पड़ता है मल्टी थ्रेडिंग में, और उसका आउटपुट इस तरीके से आता है। अब देखिए उसमें हर स्टेज या हर क्लास के अंदर आपको, जितने क्लास बनाओगे हर क्लास के अंदर ट्राई कैच ब्लॉक आपको लगाना पड़ेगा, एक्सेप्शन हैंडलिंग करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे देखते हैं एक थ्रेड, जावा में थ्रेड कैसे क्रिएट करते हैं। अगर आपको बोल दिया जाए कि थ्रेड आपको क्रिएट करना है, थ्रेड बनाना है, तो कैसे बनाओगे? तो दो तरीके हैं, एक तो थ्रेड क्लास को एक्सटेंड कर सकते हैं, और
इंटरफेस ऊपर जो मैंने बताया ना इम्प्लीमेंट, तो इम्प्लीमेंट इंटरफेस को भी करते हैं। तो इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करके और क्लास को, थ्रेड क्लास को एक्सटेंड करके और रनेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करके, दो तरीके से थ्रेड को क्रिएट कर सकते हैं जावा में। तो थ्रेड क्लास क्या करता है? थ्रेड क्लास प्रोवाइड्स कंस्ट्रक्टर्स एंड मेथड्स टू क्रिएट एंड परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन थ्रेड। थ्रेड क्लास एक्सटेंड्स ऑब्जेक्ट क्लास एंड इम्प्लीमेंट्स रनेबल क्लास। ठीक है, कौन कौन से कॉमन कंस्ट्रक्टर्स हैं जो थ्रेड क्लास में यूज होते हैं? पहला थ्रेड, दूसरा थ्रेड विथ पैरामीटर कह सकते हो आप, तीसरा थ्रेड जो यहाँ पे है इंटरफेस के साथ, इंटरफेस है रनेबल ना, तो इंटरफेस, देन थ्रेड, इंटरफेस और ये दोनों का कॉम्बिनेशन। पहला क्या हो गया जिसमें कोई भी पैरामीटर नहीं है, दूसरे में स्ट्रिंग टाइप का पैरामीटर है, तीसरे में इंटरफेस एज अ पैरामीटर, और चौथे में इंटरफेस प्लस स्ट्रिंग दोनों। कौन कौन से कॉमन मेथड्स हैं जो थ्रेड क्लास में और यूज हो सकते हैं? रन, स्टार्ट, ये ऊपर आपने देखा, स्टार्ट, रन, स्लीप, यहाँ पे मिली सेकेंड में टाइम देते हैं, लॉन्ग मिली सेकेंड में। देन ज्वाइन, प्रोसेसेस को जब ज्वाइन करना हो और या थ्रेड को ज्वाइन करना हो। गेट प्रायोरिटी, सेट प्रायोरिटी, गेट नेम, सेट नेम, ये सारे जो ऊपर भी मैंने कुछ बताया 36, उसी तरीके से इसमें 22 है, ये भी आप लोग पढ़ सकते हो। इसमें से वैसे रेफरेंस तो हमेशा अवेलेबल होता ही है जब आप कोडिंग करोगे, बट एक बार आप पढ़ लोगे तो जब आप रेफर करोगे कहीं पे तो इजीली समझ में आ जाएगा। देन रनेबल इंटरफेस शुड बी इम्प्लीमेंटेड बाय एनी क्लास whose instances are intended to be executed by a thread. Runnable interface have only one method named run. रनेबल इंटरफेस के पास सिर्फ एक ही मेथड है, आपको ध्यान रखना है, और वो है रन। तो पब्लिक वॉइड रन विच इज यूज टू परफॉर्म एक्शन फॉर अ थ्रेड। थ्रेड को स्टार्ट करने के लिए हम क्या करते हैं? स्टार्ट मेथड यूज करते हैं। ठीक है, और ये स्टार्ट मेथड क्या क्या टास्क परफॉर्म करता है? A new thread starts with new call stack. The thread moves from new state to runnable state, and when thread gets a chance to execute, it target run method. तो इस थ्रेड आपने क्रिएट कर दिया, जब उसको रन करना हो तो उसके लिए आपको यूज करना होगा रन मेथड। जो रन मेथड यहाँ पे रनेबल है, ये मेथड आपको यूज करके रन करना पड़ेगा। ठीक है, एक ये छोटा एग्जांपल, अगर एग्ज़ाम में आ भी गया आपका थ्रेड से रिलेटेड क्वेश्चन और पूछेगा कि इसमें एक एग्जांपल आप लिखो, तो छोटा सा एग्जांपल आप लिख सकते हो इस तरीके से। एक क्लास बनाया मल्टी, एक्सटेंड कर रहा है थ्रेड क्लास को, अगर यहाँ इम्प्लीमेंट करता तो वो क्या होता? रनेबल इंटरफेस। एक क्लास एक मेथड बनाया, रन बनाया नहीं है, और पहले से डिफाइंड है रन मेथड, और उसके अंदर हमने लिख दिया थ्रेड इज़ रनिंग। ठीक है, मेन मेथड बनाया, और मल्टी क्या है? हमारा क्लास है, तो उसका एक ऑब्जेक्ट बनाया T1, और यहाँ पे इनिशियलाइज कर दिया उसको न्यू मल्टी, यानी कंस्ट्रक्टर भी क्रिएट कर दिया, और T1 डॉट स्टार्ट। अब T1 डॉट स्टार्ट, ठीक है, यहाँ पे देखो दो चीज़ें यूज़ हो गई, आप रन भी यहाँ पे हमने यूज़ कर दिया और यहाँ पे स्टार्ट यूज़ कर दिया। अब T1 डॉट स्टार्ट जैसे किया तो ये मेन मेथड में देखेगा स्टार्ट, स्टार्ट कहाँ जाएगा? रन के पास जाएगा। ठीक है, और रन में क्या है? ये लाइन, तो ये लाइन यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। तो कनेक्टेड है, स्टार्ट और रन दोनों कनेक्टेड है। तो ये जो एग्जांपल है वो है बाय एक्सटेंडिंग थ्रेड क्लास, क्लास को एक्सटेंड करके एग्जांपल बताया है। दूसरा एग्जांपल है जो इम्प्लीमेंट करेगा रनेबल इंटरफेस को। पहला वाला एग्जांपल जो लंबा वाला वो भूल जाओ आप, इससे समझो आप। ठीक है, दूसरा ये एग्जांपल है
जो रनेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर रहा है। सर ये जो T1 डॉट स्टार्ट लिखा हुआ है ये स्टार्ट फंक्शन है ना सर? हाँ, मेथड फंक्शन लेकिन है। ये स्टार्ट तो डिफाइन नहीं है, इसकी जगह पे रन डिफाइन है उसमें। डिफाइन थोड़ी है रन, रन स्टार्ट ये सारे प्री डिफाइंड है। ये मल्टी थ्रेडिंग में प्री डिफाइंड सारे फंक्शंस आपको बताया ना, ये देखो ना ये ऊपर, ठीक है, थ्रेड क्लास के अंदर ये प्री डिफाइंड है। ओके सर। इसमें क्या लिखा है, स्टार्ट, स्टार्ट जो मेथड है वो, दिस स्टार्ट्स द एग्जीक्यूशन ऑफ थ्रेड डॉट जेवीएम कॉल्स द रन मेथड। ये ऑटोमेटिक देखेगा कि स्टार्ट जहाँ यूज़ करेगा वो अपने आप ढूंढेगा रन कहाँ है, और वहाँ पे इसका कंट्रोल चला जाएगा, ठीक है। ओके तो यहाँ पे देखेगा स्टार्ट के रन कहाँ है, रन यहाँ पे है, तो रन के अंदर जो भी है वो प्रिंट कर देगा। इसी तरीके से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं रनेबल को, सेम चीज़ है, बस यहाँ पे कर दिया हमने इम्प्लीमेंट्स रनेबल, मेन मेथड बनाया, और जो ये क्लास है उसका एक ऑब्जेक्ट बनाया, कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर दिया, और एक थ्रेड क्लास है। थ्रेड क्लास यहाँ पे डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि थ्रेड तो पहले से डिफाइंड है, उसका भी एक ऑब्जेक्ट बनाया T1, और उस थ्रेड क्लास जो कंस्ट्रक्टर बनाया उसमें पैरामीटर पास कर दिया M1, यानी कि ये वाला M1, और फिर देन T1, ये T1 डॉट स्टार्ट, T1 डॉट स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये फिर रन को ढूंढेगा, रन कहाँ पे है, तो रन यहाँ पे है, फिर ये प्रिंट करते हैं। तो दोनों तरीके से अगर आपका क्वेश्चन आता है कि इंटरफेस के थ्रू आपको एग्जांपल लिखना है तो आप लिख सकते हो, क्लास को एक्सटेंड करके लिखना है वो लिख सकते हो, दोनों एग्जांपल मैंने बता दिए। तीसरा है यूजिंग द थ्रेड क्लास, ठीक है, थ्रेड स्ट्रिंग नेम, इस तरीके से भी आप कैसे लिख सकते हो, एक क्लास बनाया माई थ्रेड 1, मेन मेथड बनाया यहाँ पे, देन थ्रेड, थ्रेड क्योंकि पहले से प्री डिफाइंड क्लास है तो उसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हो आप, और यहाँ पे कंस्ट्रक्टर क्रिएट हो गया, उसके अंदर ही अब मैसेज आपने डाल दिया माई फर्स्ट थ्रेड, और यहाँ टी डॉट स्टार्ट कर दिया। टी क्यों, क्योंकि इसका आपने ऑब्जेक्ट बनाया, यहाँ पे स्टार्ट किया तो ये ढूंढने का रन कहाँ है, ठीक है, रन तो यहाँ पे है नहीं, तो फिर क्या होगा, स्ट्रिंग str इक्वल टू टी डॉट गेट नेम, स्ट्रिंग str बनाया स्ट्रिंग टाइप का, उसमें हमने पास कर दिया टी, यानी कि ये वाला थ्रेड का टी डॉट गेट नेम, उसका नाम हमें प्रिंट कराना है str में, ठीक है। अब ये जो str में आया उसको हमने यहाँ प्रिंट करा दिया, और str में क्या पास होके आ रहा है, माई फर्स्ट थ्रेड, कैसे आ रहा है वो आप देखो, टी डॉट गेट नेम, टी डॉट गेट नेम, टी ये हो गया, गेट नेम, गेट नेम क्या काम करता है देखो आप, गेट नेम रिटर्न्स द नेम ऑफ द थ्रेड, ठीक है, ये रिटर्न करता है जो थ्रेड का आपका नाम है। तो थ्रेड का नाम हम कहाँ पास करते हैं, जब इसका कंस्ट्रक्टर बनाते हैं ना, उस ये ब्रैकेट होता है यहाँ पे, इसी में नाम आप कुछ पास कर देते हो, तो ये नाम यहाँ पे ये नाम को स्टोर करवा लिया इसमें, str एक वेरिएबल बना के और उसको प्रिंट करा दिया, तो यहाँ प्रिंट हो गया माई फर्स्ट थ्रेड, ठीक है। अभी थोड़ा आपको कंफ्यूजिंग लग सकता है, लेकिन जब आप इसे प्रैक्टिस करते हो ना तो थोड़ा आसान हो जाएगा। तो 4 तरीके बताए थे, चारों यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, और नेक्स्ट जो है वो दोनों का यूज़ कर रहा है, स्ट्रिंग को भी और रनेबल ये इंटरफेस को भी। तो इस एग्जांपल में आप क्या है, एक क्लास बनाया माई थ्रेड, इम्प्लीमेंट कर रहा है रनेबल को, एक रन फंक्शन यहाँ पे है, उसके अंदर लिख दिया नाउ थ्रेड इज रनिंग, देन मेन मेथड बनाया, रनेबल जो अपना इंटरफेस है उसका ऑब्जेक्ट बना दिया, ठीक है, और उसमें कंस्ट्रक्टर किसको बनाया है, माई थ्रेड 2, यानी कि इसका कंस्ट्रक्टर बनाया है इस क्लास का। फिर यहाँ पे ये जो थ्रेड एक प्री डिफाइंड क्लास है जो हम अभी यूज़ करते आए हैं, उसका भी एक ऑब्जेक्ट बनाया, और इसका कंस्ट्रक्टर यानी कि यहाँ पे नाम दे दिया R1, R1 क्या है, R1 एक पैरामीटर पास कर दिया, और पैरामीटर क्या होगा, इंटरफेस, इसका बना हुआ ना ऑब्जेक्ट, तो ये इंटरफेस है ये, तो इंटरफेस कोमा इसका नाम ये है माई न्यू थ्रेड,
अब जैसे TH1 डॉट स्टार्ट, यहाँ पे स्टार्ट हो गया, इसका यहाँ पे गेट नेम, तो नाम तो ये हो गया माई न्यू थ्रेड, ठीक है, माई न्यू थ्रेड। और यहाँ पे ये स्टार्ट हुआ, तो स्टार्ट हमेशा क्या देखता, रन, अगर रन मिल गया तो रन वाला भी प्रिंट करेगा, स्टार्ट यहाँ पे रन। तो आप ये बताओ कि स्टार्ट पहले लिखा हुआ है यहाँ पे, तो स्टार्ट यानी कि ये रन वाला पहले ये लाइन प्रिंट होगी या ये पहले प्रिंट होगा? सर स्टार्ट वाला पहले प्रिंट होगा, रन वाला यहाँ उसके बाद पे माई थ्रेड। आउटपुट में यहाँ पे ये है ना, माई न्यू थ्रेड पहले है। अब इसका भी रीज़न है, क्यों है, क्योंकि ये मेन मेथड है हमारा, ठीक है। अब मेन मेथड में ये स्टार्ट कर लिया, स्टार्ट किया, फिर आगे ऐसे तो जाएगा ना फ्लो, यहाँ बीच से उठ के तो नहीं चला जाएगा ना, यहाँ तक आएगा ना, लाइन बाय लाइन रीड होती है ना हमारे प्रोग्राम। T1 डॉट स्टार्ट, ये इसके यहाँ पे चला गया कि हमें रन को ढूंढना है, फिर आगे गया तो आगे देखा एक और काम हो रहा है, गेट नेम, तो नाम को ले आया, नाम को पहले प्रिंट करवा दिया। अब इसका काम अब होगा, समझ रहे हो, मतलब इस बॉडी से अब निकलेगा ना, यहाँ से जाके फिर ऊपर जाएगा, इसलिए पहले यहाँ पे ये नाम प्रिंट हो गया है, देन वो रन वाला प्रिंट हुआ। ठीक है। अब इसको ज़्यादा डेप्थ में अगर मैं बताऊंगा तो बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएगा, क्योंकि ये बिल्कुल ही सबके लिए नया है मल्टी थ्रेडिंग। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग तो फिर भी C++ में था, ठीक है। जितना भी बताया आप लोग प्रैक्टिस कर लेना। क्वेश्चन पेपर देखें हैं पुराने, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं? इसका कोड क्या है, BCSL0, क्या कोड क्या है सब्जेक्ट का? MCS 24। MCS 024। अब आप में से खुद अपनी सेल्फ अंडरस्टैंडिंग चेक करो, 100 मार्क्स का पेपर है, ठीक है। अब इसमें देखो, सबसे पहला क्वेश्चन, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड और प्रोसीजरल ओरिएंटेड अप्रोच में दोनों में कंपैरिजन करना है और दोनों के सैलिएंट फीचर्स लिखने हैं। ये क्वेश्चन मैंने शुरू में बताया था, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फर्स्ट क्लास में बताया था, प्रोसीजरल ओरिएंटेड, दोनों में क्या डिफरेंस है। डायनेमिक बाइंडिंग मतलब, डायनेमिक बाइंडिंग मतलब रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। तो पॉलीमॉर्फिज्म का कंसेप्ट इसमें लिखोगे, फंक्शन ओवरलोडिंग बताया हुआ है, एग्जाम्पल भी आप लिखोगे, ठीक है। इसका ये बताया है मेन मेथड हमेशा स्टैटिक क्यों होता है, कल आपने ही बताया था, याद है? हाँ, तो एक बार बाकी सबको बता दो, पढ़ लेंगे थोड़ा सा। इंटरफेस बताया हुआ मैंने, ठीक है। राइट अ प्रोग्राम टू शो हाउ अ क्लास इम्प्लीमेंट टू इंटरफेस। इंटरफेस का कोई भी एग्जांपल दे सकते हो, ये मल्टी थ्रेडिंग में जो बताया है, ये वाला जो इंटरफेस है ये भी देख, इसमें एग्जांपल है एक, ये ना, तो इंटरफेस को ये इम्प्लीमेंट कर रहा है, ये भी एक एग्जांपल है इंटरफेस का। ये अभी नहीं बताया, ऑब्जेक्ट serialization, ये अब देखना पड़ेगा, स्ट्रीम टोकनाइजर 5, ये एप्लेट अभी नहीं बताया है, JDBC डेटाबेस कनेक्शन,
अराउंड सर हर एक टॉपिक से क्वेश्चंस हैं, कोई हाँ हर पॉपुलर टॉपिक का, होता नहीं। हाँ तो इसमें ऑप्शनल भी होता है ना। क्वेश्चन 1 कंपलसरी है और 3 क्वेश्चंस। आपको टोटल कितने क्वेश्चंस हैं? 5। 5 में से मतलब एक क्वेश्चन को आप छोड़ सकते हो, बाकी 3 करने हैं। तो मिक्स करके पूरा दिया हुआ है। जैसे ये है, एक्सप्लेन हाउ थ्रेड्स आर क्रिएटेड बाय इम्प्लीमेंटिंग रनेबल इंटरफेस, व्हाट इज थ्रेड पीरियड। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, देखो। अब इसमें क्या है, transient and volatile modifiers, random access file and its method, TCP/IP socket। ये नेटवर्किंग से रिलेटेड क्वेश्चन डाला हुआ है इसमें। मल्टी डायमेंशनल एरे तो आप लोगों को पता ही है। TCP/IP सॉकेट, और एक और क्वेश्चन यहाँ पे दिखा था जो नेटवर्किंग से रिलेटेड है, ये JDBC ये सब डाला हुआ है। अगर इससे पहले वाला एक पेपर देखो आप, मैंने दूसरा ये MCS 023 है ना, 24 सर। 24 ये वाला। वही वाला ओपन होगा सर, बैक करके एक बार फिर से ओपन करिए, ये जून का। यस सर। दिसंबर 2020। आप पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लोगे ना, थोड़ा आइडिया हो जाता है कि आप किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। ये लो पहला क्वेश्चन, मल्टी थ्रेडिंग, ठीक है। कास्टिंग, टाइप कास्टिंग है। वेरिएबल को डिक्लेयर करना और डिफाइन करने में क्या डिफरेंस है। ये एक्सटेंड और इम्प्लीमेंट का वो एग्जांपल, एक्सटेंड किसको करोगे, क्लास को, इम्प्लीमेंट इंटरफेस को, वही चीज़ है। देन ये तो उस वाले पेपर से ये वाला पेपर आसान था, 2020 वाला। राइट अ जावा प्रोग्राम टू कन्वर्ट अ गिवन स्ट्रिंग टू अपर केस एंड ऑल्सो डिस्प्ले द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। ये क्वेश्चन आप लोग लिखो और इसको खुद आप करना, ठीक है। ऑनलाइन आपको मिल जाएगा इसका जो लॉजिक है, ये आप देखो, नोट कर लो कैसे आप अपर केस को लोअर केस में या लोअर केस को अपर केस में बदलोगे। ये इसमें फॉर लूप का यूज़ होता है ट्रायंगल ड्रॉ करने का, ये भी आप लोग लिख लो, खुद ट्राई करना। ट्रायंगल कैसे ड्रॉ करते हैं, उसके लिए प्रोग्राम क्या होता है। फंक्शन ओवरलोडिंग मैंने बताया हुआ है, उसका एक एग्जांपल के साथ आया हुआ है। देन एप्लेट अभी शायद आगे होगा। फाइल हैंडलिंग है। इंटरफेस एंड इनहेरिटेंस के बीच में रिलेशनशिप, हाउ हाउ मल्टीपल इनहेरिटेंस कैन बी इम्प्लीमेंटेड इन जावा, कैसे इम्प्लीमेंट करते हो मल्टीपल इनहेरिटेंस को, किस चीज़ का यूज़ करके कर सकते हो। बताया था implement नहीं तो, हाउ मल्टीपल इनहेरिटेंस कैन बी इम्प्लीमेंटेड इन जावा यूजिंग इंटरफेस, कैसे कैसे करोगे, इसको एक्सप्लेन करना होगा आपको, ठीक है। sir, class A implements interface A and BS type। एक्सेप्शन का क्वेश्चन, इनहेरिटेंस, एडवांटेजेस ऑफ इनहेरिटेंस एक एग्जांपल के साथ है। सुपर कीवर्ड, गार्बेज सुपर कीवर्ड। इसमें 2 प्रोग्राम तो आप लोग कर लेना, ये बाकी थ्योरी है, थ्योरी तो आप पढ़ लोगे तो आ जाएगा, बाकी मैं बता ही रहा हूँ, आगे भी कुछ टॉपिक्स अभी रह गए। तो जो मैंने बताया ना प्रोग्राम, एक प्रोग्राम तो आप लोग ये खुद ट्राई करना, अपर केस को लोअर केस में कैसे डिस्प्ले करोगे, ठीक है, या लोअर केस को अपर केस में कैसे कन्वर्ट करोगे। दूसरा, ट्रायंगल कैसे बनाओगे। फॉर लूप का यूज़ होता है, मैंने इतना बता दे रहा हूँ फॉर लूप का।
एक प्रोग्राम लिखना है टू ड्रॉ अ ट्रायंगल। अब ट्रायंगल में कई तरह के होते हैं, राइट ट्रायंगल होता है ना, इक्विलेटरल होता है, तो सारे देख लेना आप। अब सिर्फ ट्रायंगल यहाँ लिखा हुआ है, अगले बार को आपके एग्जाम में आ गया कि राइट ट्रायंगल कैसे ड्रॉ करोगे, वो कैसे करोगे, ठीक है, इक्विलेटरल कैसे करोगे, या प्रिज्म कैसे करोगे, उसी ट्रायंगल को अगर उल्टा कर दें वो कैसे करोगे। आसान चीज़ें हैं, लॉजिक समझने की ज़रूरत है। बाकी आप इग्नू के जो बुक्स हैं ना, उसमें पढ़ना, बहुत सारी चीज़ें अच्छे से दी हुई हैं, और अगर उसमें क्लियर नहीं होता है तो आप 2 वेबसाइट्स मैंने बताए हैं, W3 स्कूल्स एंड जावा टी पॉइंट, और भी बहुत सारे हैं, गीक्स फॉर गीक्स, जहाँ से आपको समझ में आए तो पढ़ना है आपको, और साथ ही साथ पढ़ोगे तो चीज़ें याद रहेंगी। आज वाले जो मैंने पढ़ाया है, इसके ये फाइल की ज़रूरत है आप लोगों को, चाहिए किसी को? यस सर। Yes, sir. इसको चाहिए? कोई एक ईमेल आईडी बता दो, मैं भेज देता हूँ, फिर आप आगे शेयर कर देना।